नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। आज के इस रूबरू कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय अरविंद पथिक जी से। उनसे जानेंगे कि उनका साहित्यिक सफर और जो आज इस मुकाम पर वो पहुंचे हैं, जिनको देश और दुनिया पढ़ रही है और उनके साहित्य को पढ़ रही है, उसी मुकाम के बारे में, उसी संघर्ष के बारे में आपसे सीधा सीधा रूबरू होते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर नमस्कार चंद्रमणि, कैसे हैं? बस आपका स्नेह और आशीष निरंतर हमें मिलता रहता है और मैं बहुत अच्छा हूँ। और आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे बहुत ही गौरव की और गर्व की अनुभूति हो रही है। शुक्रिया। आज ये जो कार्यक्रम है, हमारा मूल उद्देश्य ये था कि देश और दुनिया में जिस तरह से आपकी पहचान बनी, जिस तरह से आपका संघर्ष बना, ये बिल्कुल ज़मीन से खड़े होकर या ज़मीन से उठकर आपने दिल्ली तक का सफ़र तय किया, साहित्य के उस मुकाम तक का सफ़र तय किया जो कि किसी भी व्यक्तित्व के लिए, किसी भी साहित्यकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उस छोटे से गांव से और दिल्ली तक के यहाँ के सफ़र, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताएं कि आपका ये साहित्यिक सफ़र कैसे शुरू हुआ। आदरणीय, ये आपका बड़प्पन है कि आपको लगता है कि मैंने साहित्य में कोई मुकाम हासिल किया है। ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगता कि मैं अब तक प्राप्त कर पाया हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी एक लंबी यात्रा रही। और साहित्यिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो मैं पहले सबसे आपको बताऊं कि मैं शाहजहाँपुर के एक छोटे से गांव, बड़ा गांव है शाहजहाँपुर, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक जनपद है। और शाहजहाँपुर जो जनपद है वो क्रांतिकारियों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। काकोरी कांड के तीन बड़े नाम, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह जैसे बड़े क्रांतिकारी बलिदानी उस जनपद में हुए हैं। उसे शहीदों की नगरी कहा जाता है। वहाँ एक अध्यापक परिवार में पिताजी अध्यापक थे और ग्रामीण परिवेश था। ऐसी कोई साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं थी। पिताजी स्वांतः सुखाए रचना कर्म करते थे और कविताएं लिखते थे। तो कहा जाए कविता के कहीं जो है बीज जो थे उस पारिवारिक माहौल से थे। और बहुत कम उम्र से ही, मुझे लगता है कि 1972 का मेरा जन्म है और मैंने 1987-88 में ही जो है मेरी रचनाएं छिटपुट पत्रिका में छपने लगी थी। उस समय की जो क्षेत्रीय जैसे दिल्ली मुंबई से पत्रिका निकलती थी, एक समाज प्रवाह निकला करती थी और छोटी छोटी पत्रिकाएं थी। मतलब कोई ऐसा नहीं कहता, उनको बहुत साहित्यिक रचनाएं होती थी, लेकिन तुकबंदी जो थी आकार लेने लगी थी। और तब तक कुछ ऐसा मन में विचार भी नहीं था कि बिल्कुल कल साहित्य में कुछ कार्य करना है बड़ा, या कोई बड़ा स्थान बनने वाला है। लेकिन हाँ, जो विचारों को साथ में अभिव्यक्त नहीं कर पाता था, उन्हें अभिव्यक्ति देने के प्रयास में कुछ तुकबंदी जैसा हो जाता था, जिन्हें आप जैसे सहृदय मित्रों ने कविता का नाम दे दिया। और फिर वो सफर लगातार चलता रहा। फिर बहुत सारे मोड़ आए जीवन में। फिर आजीविका, इसी बीच में आपके पूज्य पिताजी भी तो लिखते थे। जी, जैसा कि मैंने कहा कि पिताजी का जो लेखन था वो स्वांतः सुखाए था। और मुझे लगता है कि पिताजी के बारे में के साथ एक बात और शेयर करूंगा। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो कविराज उपाधि होती थी वो वैद्यों की होती थी। तो पिताजी के का ज्योतिष में भी बड़ा हस्तक्षेप था और उसके साथ वो कविता भी करते थे और बड़े ही छंद को लेकर के और सतर्क रहते थे। तो मुझे तो उन्होंने कभी कभी माना ही नहीं कि मैं, क्योंकि नई पीढ़ी का कवि था, छंद मुक्त लिखता था, तो उनकी सवैया और घराक्षरी पर बड़ी पकड़ थी। तो वो मेरी कविताओं को देखा कहते थे, हाँ, तो उन्होंने कोशिश की मुझे ज्योतिष सिखाने की भी और कविता सिखाने की भी। लेकिन होता क्या है कि युवावस्था में या कहा जाए किशोरावस्था में शायद ही किन्हीं पिता पुत्रों में सामंजस्य रहता हो। लेकिन पिता का महत्व उनके जाने के बाद पता चलता है, वो नहीं रहते हैं। तो उनके बहुत सारे संस्कार मुझे मिले, उनमें से कविता भी आप कह सकते हैं पिताजी से मुझे विरासत में मिली। और फिर आजीविका के लिए दिल्ली आना हुआ और दिल्ली के माहौल में रचनावस्था चला गया। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं पिताजी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक बात ही मानी और कही जाती है, बहुत सारे विद्वान इस चीज़ को कहते हैं, पिता अगर अपने पुत्र के काम से संतुष्ट हो जाए तो
उस काम पर वही विराम लग जाता है। इसलिए कोई भी पिता इसलिए उसको खुश नहीं होता, क्योंकि वो फिर क्या है कि वो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा। हो सकता है कि यही कारण पिताजी का रहा हो कि अगर मैं अभी इनको उपाधि दे दूंगा, अभी इनको कह दूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो, तो जहाँ आज जहाँ हैं वहाँ आने में थोड़ा सा समय लगता है। हो सकता है ये एक पिता की ये भूमिका रही हो, सोच मुझे रही लगता हो। है आदरणीय, इसमें है कि हम लोग जिस पीढ़ी में थे उसमें पिता कभी भी अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। जी जी बिल्कुल। ऐसा नहीं प्रेम नहीं करते थे, लेकिन संतान को सराहने का जो भाव उनका होता था वो आज जैसा नहीं होता था। आज तो पिता पुत्र साथ बैठ करके जो है सारी बातें शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, मित्र बनने का प्रयास करते हैं। हमारे बचपन में तो पिता को मित्र के रूप में समझने का कोई कांसेप्ट ही नहीं था। अगर व्यवहार में पिता से सराहना पाना मुझे लगता है दुनिया का सबसे दुष्कर कार्य होता था। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है कि एक उम्र के बाद विशेषकर जब पिता नहीं होते हैं तो व्यक्ति पिता को ही जीने लगता है। बिल्कुल। उसके हर कार्य में, उसके हर आचरण में। मेरी एक कविता है लंबी सी, मुझे याद नहीं आ रही, उसमें मैंने यही है पिता एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, इस पर हम आएंगे। आपकी बड़ी एक महत्वपूर्ण कविता है छत। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारे मंचों पर आपके मुख से भी सुनी, और कई सारे में उधर भी कई जो युवा जो साहित्यकार हैं, युवा जो कवि हैं, उनके मुंह से भी सुनी। लेकिन उस छत वाली कविता पर भी आपके बाद में आएंगे। लेकिन जैसे अब आप शाहजहाँपुर लिख रहे थे, आप छात्र जीवन में लिख रहे थे, आप स्कूल की पत्रिकाओं में या जो वहाँ के जो क्षेत्रीय समाचार पत्र या पत्रिकाएं थी उसके बाद लिख रहे हैं। फिर आप दिल्ली कब आए? मैं थोड़ा इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। दिल्ली आने से पहले ही मैं शाहजहाँपुर में एक कवि के रूप में स्थापित हो चुका था। जी जी। टीचर्स ट्रेनिंग मैंने 1992 में पूरी की, उसकी भी एक कहानी है। जी जी। मेरा अध्यापक बनने का कोई मन नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा। और मैं तो बीएससी कर रहा था, और पिताजी हमारे चाहते थे कि कम से कम मेरे घर में एक अध्यापक मेरे पद चिन्हों पे तो चले। हालांकि मेरे बड़े भाई साहब भी जो है वो भी अध्यापक थे, और वो पिताजी का मन था कि मैं अध्यापन में जाऊं। तो बीएससी प्रीवियस में कर चुका था एसएस कॉलेज शाहजहाँपुर से। जी जी। और उसी दौरान बीटीसी, उन दिनों क्या है ओपन कंपटीशन होता था जी। तो बीटीसी का टेस्ट दिया। मैंने जीवन में केवल 3 बार ही प्रतियोगिता परीक्षाएं दी हैं। अच्छा। पहला मैंने टेस्ट जो है बीटीसी के लिए फॉर्म भरा, और उसमें इंटरव्यू रिटन टेस्ट होता था, और फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होता था। कुल 25 बच्चे पूरे जनपद में सिलेक्ट होते थे। तो सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, संयोग कहिए, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया जी। तो फिर मेरा बीएससी छूट गया। इसके बाद मैं जब 1992 में बीटीसी कंप्लीट हुआ जी, तो फिर एसएससी का फॉर्म निकला हुआ था। एसएससी उस समय दिल्ली में जो टीचर्स की नियुक्ति होती थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से हुआ करती थी। जी जी जी। तो 1992 में मैंने दिल्ली प्रथम बार जो है 1993 में आना हुआ, 92 में फॉर्म भरा था जी जी। और बस फिर 1 वर्ष पूरा प्रोसेस चलता है। और आपके साथ आज और जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि मुझे इस मार्च में 3 मार्च को मुझे इस दिल्ली में 32 वर्ष पूरे हो गए। अच्छा अच्छा जी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ सेवा में आ गया। तो एक परीक्षाएं दी, 2 एसएससी की, और एक बार मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया था, उसमें भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। वो भी चूंकि हमने सारी मेरी शिक्षा जो थी प्राइवेट माध्यम से हुई, 3-4 विषयों में फिर मैं किया, एमकॉम किया। तो बहुत सारा समय नहीं मिला कि बहुत ज़्यादा जो है एकेडमिक रूप से कहा जाए कि इसमें संस्थागत तरीके से कर पाता जी जी। लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने जो भी कर पाया अपने संघर्षों के बीच में। और हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं, सबके अपने अपने संघर्ष हैं। बिल्कुल। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि मैं शाहजहाँपुर में जब रह रहा था 1991-92 में बीटीसी करने के दौरान जी, तो शाहजहाँपुर में उस समय बीरस के कवियों का बड़ा गढ़ होता था। बिल्कुल। वैसे भी वो तो बिस्मिल साहब सबके अब चेतन में कहीं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रहते हैं वहाँ जी जी। तो राज बहादुर बिकल, दामोदर विद्रोही, अग्निवेश शुक्ल देश के बड़े नाम थे जी जी। तो मैं राज बहादुर बिकल जी के बड़े करीब था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा जो स्वर है उस समय जैसे हर रचनाकार होता है कि शुरू तुकबंदी करता है, रोमांटिक चीजें लिखता है, कोई हास्य व्यंग्य लिखता है। तो वैसे ही मैं भी कभी हास्य व्यंग्य लिख लेता था, कभी जो है कुछ गीत नुमा चीजें लिखता था जी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्वर है वो ओज का स्वर है, अगर तुम इसे ही तराशोगे तो तुम्हारी पहचान बनेगी और शाहजहाँपुर की परंपरा को आप आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने एक और जो महत्वपूर्ण बात कही कि आप गीत भी लिखते हो तो आप कभी ऐसा गीत मत लिखना जिसे अपने परिवार के बीच में बैठ के सुना ना सको। बढ़िया, बहुत सुंदर बात। तो वही बात मेरे मन में बैठ गई कि अगर आपको वो
कविता वो साहित्य नहीं है जिसे आप परिवार के साथ कह सुन नहीं सकते। नहीं सुन सकते, बिल्कुल। तो फिर मैं तब जो अपनी मेरी उसी दौरान मेरी जो एक पहली मेरा कविता संग्रह है जी जी पहला मैं अंगार लिखता हूँ। अच्छा, मैं ये तो बड़ा प्रसिद्ध रहा था, मैं अंगार लिखता हूँ, ये वाला है। जी 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 ये 1991-92 में ये कविता लिखी गई शाहजहांपुर में रहते हुए। जी। तो शुरुआती कविताएं जो है इसमें आप समझ लीजिए 1990 से लेकर के और इसमें आपके 1997-98 तक की रचनाएं इस कविता संग्रह में हैं। ये तो मैंने पढ़ा, बड़ी विद्रोही कविताएं हैं इसमें। तो मैं उन दिनों जो है विकल जी के साथ, विद्रोही जी के साथ बहुत मैंने वहाँ गोष्ठियाँ होती शाहजहांपुर में। जी जी। तो गोष्ठियों में जो है बड़ी हेडिंग लगा, उस समय जागरण और अमर उजाला जैसे जो अखबार थे वो साहित्य को बड़ा महत्व देते थे। जी जी। और गोष्ठियों की भी जो है रिपोर्टिंग जो होती थी वो पूरे आधे पृष्ठ की हुआ करती थी। संभवतः एक पेज भी निकालते थे। जी जी, पूरा साहित्य का पन्ना होता था, पेज निकालते थे जी। तो उस समय गोष्ठियों में मेरी कई बार हेडलाइन बनी मेरी रचनाओं की। मुझे बल्कि एक मुक्तक याद आ रहा है जो मेरा दैनिक जागरण ने और आज ने हेडलाइन बनाई थी। जी जी, उस समय। जी जी, उस समय 1991-92 कौन सा? कि आज न रोको अश्रु इन्हें बह जाने दो, आज न रोको अश्रु इन्हें बह जाने दो, मन की सारी व्यथा इन्हें कह जाने दो, विश्वासों का दुर्ग ढह गया आज अचानक, रोको मत जाने वाले को जाने दो। तो अब उस समय तक विधा तय नहीं हुई थी। उस समय तक मैंने जो है वीर रस लिखना शुरू तो कर दिया था, पर मैं हर विधा में उस समय हाथ पैर मार रहा था। तो विकल जी ने इसके बाद ही मुझसे कहा कि आप जो है ओज लिखो। तो मेरी इस पुस्तक की भूमिका भी जो है राज बहादुर विकल ने लिखी है पहली पुस्तक की। तो फिर मैं दिल्ली आ गया। अब दिल्ली तो ऐसा था कि एक बड़ा समुद्र है, अब यहाँ आकर के कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं। और फिर 4-5 वर्ष तक 1994 में दिल्ली आया, तो 4-5 वर्ष तक कोई जो है माध्यम नहीं था कि मैं जैसे अब दिल्ली की जो चर्चा चल रही थी कि भी आप शाहजहांपुर से दिल्ली आप आ गए जी। तो दिल्ली तो जैसा आप बता रहे हो है भी, दिल्ली तो साहित्य का समुद्र है। बिल्कुल, फिर बल्कि हर चीज का समुद्र है। जी जी। फिर कैसे आपने अपने आप को खड़ा किया इस इतने कठोर संघर्ष? जी 30-32 वर्ष पुरानी स्मृतियों में जाने का अवसर मिल रहा है आपकी इस चर्चा करते हुए। जी हुआ यूँ कि मैं उन दिनों शकरपुर में रहता था, शकरपुर दिल्ली में। जी जी। तो वहीं हमारे घर के सामने कवि सम्मेलन हो रहा था। अच्छा, चूँकि सारे मित्र जानते थे कि मैं भी कविता लिखता हूँ और उनका अपना कवि, उनके अपने घर का व्यक्ति मोहल्ले में कवि सम्मेलन हो रहा है, कविता नहीं पढ़ रहा है, तो मेरे जितने प्रशंसक थे, मित्र थे, भाई थे, उनका था कि नहीं, आपके बारे में पता था। तो मेरा एक भाई जैसा मित्र था, मुझे गुरुजी कहता था, तो उन्होंने गुरुजी भी इसमें कविता पढ़ेंगे। तो उस कवि सम्मेलन में अल्लड़ कानेरी जी की अध्यक्षता थी। जी जी। और प्रवीण शुक्ल का संचालन था। बड़े नाम, प्रवीण शुक्ल भी नए उस समय नए थे। बिल्कुल, लेकिन अल्लड़ कानेरी जी का तो बड़ा नाम था। तो वहाँ जो है मोहल्ले वालों ने जिद करके कि हमारे कवि को भी कविता पढ़वाइए। मुझे जो है उन्होंने भेजा पर्ची। तो उन लोगों ने सोचा कि कोई नया कवि ठीक है ऐसे। जब सारे कवि लगभग पढ़ चुके, केवल अल्लड़ जी बचे थे, तो प्रवीण शुक्ल ने मेरा नाम बड़े मन से कि हाँ ठीक है, हम जो है अपने अच्छा हिंदी अकादमी का कवि सम्मेलन था। जी जी। यहाँ अपनी प्रतिभाओं को ही मौका देते हैं, ऐसा करके प्रस्तुत किया मुझे। तो मैंने 2 कविताएं मुझे हास्य व्यंग्य की थी मैंने, उसके बाद मैंने हास्य व्यंग्य लिखा भी नहीं। तो वो 2 कविता, पहले एक कविता पढ़ी तो अल्लड़ जी ने उठ करके जो है मुझे गले लगा लिया और एक माला पहनाई, एक और पढ़ो। फिर मैंने एक रचना और पढ़ी। तो आपके साथ उस बात को साझा कर रहा हूँ कि प्रवीण शुक्ल समेत जितने अन्य मंच पर जो तथाकथित हास्य व्यंग्य के बड़े नाम बैठे हुए थे, उनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल कुछ उन्होंने कोई ऐसा कुछ देख लिया हो। भयाक्रांत सा भाव था उनके चेहरे पर, और अल्लड़ जी ने मुझे गले लगा लिया। तो ये बड़े आदमी होने की, बड़े व्यक्ति होने की निशानी है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व जो अच्छा बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्लड़ जी के हास्य व्यंग्य के अलावा गीत और गजल में भी उतनी महारत रखते थे। बिल्कुल। तो वो पहला बड़ा कवि सम्मेलन था। और फिर जब वो कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वहाँ प्रकाश लखचौरा एक सज्जन है, वो रहते थे। जी जी। और वो दरअसल हिंदी अकादमी में सेक्शन अफसर थे उस समय। हाँ, और वहीं मेरे घर के सामने ही रहा करते थे शकरपुर में। जी जी। तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपको और फिर उन्होंने मेरा कहा मेरे संपर्क में रहिएगा जी।
और काफी प्रशंसा हुई, लोगों हाँ, में हाँ। चर्चा होने लगी, भाई ये भी कवि हैं। बिल्कुल। कुछ 4-5 दिन बाद लक्ष्य जी मुझे मिले, तो उन्होंने कहा अरे आप मिले नहीं मुझसे, तो अच्छा बड़ा संकोचित था। और वो 1900 ये बात बताएं आपको, बात है आपको 94 के आसपास ये करीब 96 की बात है, 1996 की बात है। जी जी। तो उस समय तक जो है फोन भी नहीं होता था, हाँ, पीपी नंबर दिया करते थे बिल्कुल तब। बिल्कुल, तब दौर ही जी वो जी। था, सारी जगह तो दौर ही वो था। उनका मिलिए मुझसे, अपनी कविताएं दिखाई है, तो मैं अपने बड़े डर थे, सब कुछ आते अपनी कविताओं की फाइल लेकर के लक्ष्य जी के पास गया, तो वो फाइल ले गए, बोले अकेडमी को ले जा रहा हूँ। और वो फाइल वहाँ जाने के बाद तीसरे दिन मुझे एक कॉल आया कि आपका कवि सम्मेलन है पटेल नगर में जी। उसमें अकेडमी ने मुझे पहला कार्यक्रम पटेल नगर में दिया, हिंदी अकादमी ने। वो कार्यक्रम, उसमें सांसद मीरा कुमार हुआ करती थी, करोलबाग से मीरा कुमार हुआ करती थी जी। तो उसमें गजेंद्र सोलंकी का भी पहला कवि सम्मेलन था हिंदी अकादमी का। और अकेडमी ने 2 नए नाम, अरविंद पाठक और गजेंद्र सोलंकी इंट्रोड्यूस किए थे वहाँ से। और कोई कवि तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो मेरा कार्यक्रम। उसके बाद से होता क्या है कि कोई अच्छा सहृदय व्यक्ति किसी संस्थान में होता है तो उससे वो संस्थान का चरित्र बदल जाता है। तो डॉक्टर रामशरण गौड़ को मैं इस बात का श्रेय दूंगा कि उन्होंने उस समय तमाम नई प्रतिभाओं को मौका दिया, और मेरे तो प्रकाश लक्ष्य जी देवदूत की तरीके से थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आदमी आपको जानता ना हो, पूर्ण में संबंध और संपर्क में ना हो, और बिल्कुल आपकी प्रतिभा के हिसाब से आपको मौका दे। तो उसके बाद उन्होंने इस कार्यक्रम के तीसरे चौथे दिन बाद लक्ष्य जी ने मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तो आप इन अपनी कविताओं को टाइप करा लीजिए, हमारी प्रकाशन सहयोग योजना निकली हुई है, वहाँ पे जमा कर दीजिए। और मैं ऐसे तो नहीं कह रहा, कविताएं देख करके लग रहा है कि आप चयनित हो सकती है। हो जाएगा। अब एक ऐसा व्यक्ति जो शाहजहांपुर जैसे जो है सुदूर क्षेत्र से आया हुआ हो, जिसे महानगर में कोई ना जानता हो, बिल्कुल, और उसे इस तरीके से मिलना, तो मैं इसे तो ईश्वर का ही वो आशीर्वाद मानूंगा। ईश्वर का आशीर्वाद है, दूसरा कविता का संघर्ष भी है। और उन सहृदय जो है व्यक्ति, अब ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं प्रकाश लक्ष्य जी रिटायर हो गए, जब भी मिलते हैं कई बार जी जी, उतने ही स्नेह और प्रेम से उनका बड़ा गौर साहब भी हो गए नाम से। गौर साहब तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में रहे, तो वहाँ भी उनसे मेरा बड़े सहृदय आदमी है। और वहाँ भी उन्होंने मुझे एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बना करके पंजाब में शहीदों के जो स्थल हैं उनका भ्रमण कराया था। जी जी। तो बड़े लोग बड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यात्रा रही। फिर मेरा 1998 में कविता संग्रह जो है मैं अंगार लिखता हूँ, आप देख रहे हैं, ये हिंदी अकादमी प्रकाशन सहयोग योजना के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। जी। पर इसमें तो मैं पहले पूर्व में कह चाहूँ, बड़ी विद्रोही कविता है, आपके तेवर के साथ की कविता है, और ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा कहते हैं। और मैंने, आप देखेंगे, अपने उस तेवर को कायम रखने का पूरा प्रयास किया है। और बस यही यात्रा रही। फिर इसके बाद मैं एक और कवि सम्मेलन था उसी वर्ष 1998 में, मेरी पुस्तक आ चुकी थी। जी जी। और दिल्ली हाट में हिंदी अकादमी का एक कवि सम्मेलन था, और उसमें पहले दिल्ली हाट एक ही हुआ करती थी, आइए, और वो पहला कवि सम्मेलन था। दिल्ली हाट का भी पहला कवि सम्मेलन था। अच्छा। तो उसमें अकेडमी से जो 4-5 कवि भेजे गए थे, उसमें सुरेश नीरव, और दीपक गुप्ता, मैं, और एक कोई और था। जी जी। तो वहाँ भी मैंने अपनी जो है जो कविता पढ़ी, तो सुरेश नीरव जी ने मुझसे कहा कि आप मुझसे आकर के मिलिए। जी जी। तो फिर मैं बाद में 2-3 दिन बाद कादम्बिनी में गया, हिंदुस्तान टाइम्स जी जी, कस्तूरबा गांधी मार्ग कार्यालय है, बिल्कुल, वहाँ उनसे मिलने गया। तो जो बिल्कुल नया रचनाकार, उसके लिए इतने बड़े रचनाकार से मिलना एक बड़ी बात थी। कादम्बिनी को वैसे प्रतीक साहब, उसको सुसज्जित करने का जो मुझे लगता है 2 लोगों का बड़ा योगदान रहा है, डॉक्टर धनंजय सिंह जी का और पंडित सुरेश नीरव जी का, जो मुझे लगता है उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, और नए जो थे रचनाकार उनको भी बड़ा अच्छा स्थान दिया। जी। चंद्रमणि जी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी जी, बिल्कुल। हमें उन प्रश्नों की चर्चा नहीं करनी चाहिए जो अलग हो सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं। उनका ही क्यों, एक डोभाल साहब थे, और सुजीत वाजपेयी थे, बिल्कुल, या बलराम दुबे जो हुआ करते थे, वो सहायक थे राजेंद्र अवस्थी जी के। जी जी। तो उन्होंने, उनका भी बड़ा योगदान रहता था। बल्कि मैं कहूँगा डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी एक ऐसी शख्सियत थे, उनके अंदर एक बड़ा बड़प्पन ये था कि आज आप छोटे साहित्यकार के पास भी जाएं कि आप पुस्तक के लिए कुछ लिख दें, कुछ कह दें, तो वो आपको बिल्कुल भाव नहीं देता है। मैं अपने साथ बताता हूँ, जो मेरी पुस्तक आ चुकी थी और सुरेश नीरव जी के माध्यम से मैंने उनसे आग्रह किया कि साहब आप इसके लोकार्पण समारोह में आ जाएं, तो मैंने सूरजमल विहार में शिक्षक सदन है, और जो मैं शिक्षक था तो मुझे सहज उपलब्ध हो गया वो, बिल्कुल, और वहाँ हमने इसका लोकार्पण समारोह आयोजित किया। तो उसमें
अच्छी खासी टीम थी जो उस कवि सम्मेलन में सुरेश नीरव जी के जी। माध्यम से कवि आए। जी जी। डॉक्टर मधु चतुर्वेदी थी हाँ, उसमें, हाँ। आपके गजराला वाली। साजन ग्वालियरी थे। जी जी। और आज मनोज कुमार मनोज है, उसका पहला कार्यक्रम वो था, मनोज कुमार मेरठ वाले। पहला कार्यक्रम था जो मेरे हाँ। पुस्तक लोकार्पण समारोह में आया था। अच्छा, क्योंकि ये लोग डब्बाली एक कार्यक्रम में जा रहे थे। अच्छा, तो डब्बाली, हाँ, हरियाणा। जी, वहाँ एक अग्निकांड हुआ था। हाँ, हाँ, उसकी स्मृति में वहाँ कवि सम्मेलन हाँ, होता बच्चे था। बच्चे आग में तो बहुत सारे उसमें बच्चे कवि सम्मेलन में जा रहे थे। थे। उससे पहले जो है एक कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया इसके लोकार्पण का। तो उसमें उन्होंने बड़ा कवि सम्मेलन किया। तो अवस्थी जी जो है बड़े सहृदय होकर के आया, उन्होंने बड़ा अच्छा पुस्तक के बारे में बोला। तो एक तरीके से कहा जाए, इस तरह से मेरा दिल्ली में जो कविता का मंचीय सफर जो था प्रारंभ हुआ। और सुरेश नीरव जी के साथ मेरा लगभग 15 वर्षों तक अनवरत संबंध रहा। फिर उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, बिल्कुल, अब थोड़ा शारीरिक अस्वस्थता भी है उनकी। और 15 वर्ष एक लंबा समय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसे ही लेखन चल रहा है। और भी जैसे जब ये आपका जो साहित्यिक जीवन का क्रम चला, तो बहुत सारे चेहरे जी जो बहुत बड़े मंचों पर हैं, जी जी, ठीक है, जो आपके कभी साथ थे, जी जी, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके साथ में संस्मरण के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चेहरों को लेकर के मुझे एक और संस्मरण याद आ रहा है। जी जी। एक काशीनाथ मिश्रा एक संयोजक हुआ करते थे गाजियाबाद में। जी जी। राजनगर में उनका आवास था। और हर वर्ष वो 4 जनवरी को एक कवि सम्मेलन किया करते थे। और मुख्यतः उसमें बशीर बद्र को केंद्र में रख करके अच्छा कार्यक्रम करते थे। और मैंने एक मुक्तक लिखा था कि हर चेहरे के नीचे हमने एक नया चेहरा देखा, हमने यहाँ अमीना के संग बूढ़े का सेहरा देखा। अच्छा अच्छा। इस दुनिया की एक खासियत यारो हमने खोज ही ली, जो जितने ऊंचे बैठा है वो उतना बहरा देखा। बहरा देखा, बहुत सुंदर। अब हुआ क्या कि जब हम लोग बैठ गए कार्यक्रम से पूर्व, तो काशीनाथ जी मेजबान थे, सुरेश नीरव जी, मैं और बशीर साहब। तो हुआ कि कविताओं का दौर चलने लगा। तो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मेरी कविता पढ़ने की क्या हैसियत। तो जब मुझसे कहा गया कुछ कविता सुनाने को, तो मैंने यही मुक्तक पढ़ दिया। और इस मुक्तक को सुनने के बाद बशीर बद्र साहब उठ करके चले गए। और काशीनाथ जी के कान में उन्होंने कुछ कहा। वो आए, वो पथिक जी, आपने हमारे मेहमान की शान में गुस्ताखी कर दी। अच्छा। और मैं घबरा गया कि भाई ऐसा क्या कह दिया मैंने। तो खैर बहुत देर तक वो मुक्तक 3-4 बार सुना गया और इन्हें पता चल रहा था कि इसमें कैसे क्या जो है गलत पढ़ दिया गया। बाद में पता चला कि बशीर साहब ने कुछ ज़्यादा उम्र में अपने से बहुत कम उम्र की महिला से शादी कर ली और उनका अमीना नाम था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। वो उस अपने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में कि शायद उन्हें इंगित करके कहा गया है। उन्होंने व्यक्तिवादी ले लिया, लेकिन एक अमीना का उस समय में मेरा अमीना का वो शेख वाला जो मामला, हैदराबाद का जो कांड था अमीना का, मेरा उससे आशय था। मैंने उन्हें बताया भी, लेकिन खैर उन्होंने उस बात को मन से व्यक्तिगत ले लिया उस समय। फिर बाद में गलतफहमियां दूर हुई। फिर करीब 1 वर्ष बाद एक कार्यक्रम उन्हीं काशीनाथ जी ने वहाँ किया। कशिया के रहने वाले थे वो, मूल स्थान था कशिया। तो उन्होंने बशीर बद्र की एक नाइट की। तो वहाँ से सुरेश नीरव, मैं और मुजफ्फर रजवी। मुजफ्फर रजवी जिनका वो शेर है कि तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वो बहुत बड़े शायर थे। बिल्कुल। और वो कुछ समय तक शाहजहांपुर में भी रहे थे, उन्होंने नहीं बताया मुझे। वो जो शेर है वो तो मील का पत्थर शेर है। तो वो हम तीनों लोग वहाँ गए और वहाँ पे बशीर बद्र साहब से बहुत आत्मीय बातचीत हुई, बड़े अच्छे संबंध बन गए। आपको काफी लंबे समय से अस्वस्थ हैं, नहीं तो हमारे बड़े उनसे आत्मीय रिश्ते थे। और जब भी वो दिल्ली आते थे तो एक बार जो है बातचीत जरूर होती थी। फिर एक केंद्रीय विद्यालय में महरौली में शायद है, वहाँ कवि सम्मेलन हुआ, उसमें मैं उनके साथ रहा। तो चाहे उर्दू अदब के बड़े नाम हों, बशीर बद्र हुए, शहरयार हुए, उनके साथ मुझे कविता पाठ का मौका मिला। या फिर हिंदी में जो भी बड़ा नाम आप लें, चाहे आप गोपाल दास नीरज की बात करें, चाहे आप सोम ठाकुर जी की बात करें, या जिसे कई मंचों पर आप नंबर सिंह जी और काशीनाथ सिंह जी के साथ भी रहे। मेरी कोशिश रही कि एकेडमिक और मंचीय दोनों जगह जो है एक संतुलन बना रहे। आपका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी उसमें नहीं है, एक तरह से गुट यानी वार उसमें नहीं है। तो राजेंद्र यादव जी के साथ मैंने कार्यक्रम किए। बिल्कुल। तो वहाँ भी रहना हुआ। इन दिनों थोड़ा झुकाव गंभीर लेखन की तरफ है, तो मंची गतिविधियाँ कम हो गई हैं। नहीं, अब तो आपकी काफ़ी किताबें आ गई हैं वर्तमान में। तो कुछ उपन्यास आए हैं। एक उपन्यास जो मुझे याद आ रहा है, एक आपने बड़े उसमें रिसर्च बेसिस पर लिखा है,
असभ्यता का आक्रमण। जी जी। हालांकि और भी इसके पीछे बहुत सारी पुस्तकें आपके आई हैं, मैं चाहूँगा कि उनके बारे में भी कुछ बताएं। अगर आप असभ्यता की आक्रमण की बात करें तो नवीनतम उपन्यास है ये तो मेरा। बड़ा रिसर्च बेसिस का। ये 2023 में हमारा प्रकाश हाँ। डायमंड पॉकेट बुक्स ने इसे जी प्रकाशित जी। किया है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि सैमुअल हंटिंगटन ने एक पुस्तक लिखी थी, क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन। जी। तो उनका ये मानना है, जो कि आप आजकल देख भी रहे हैं, कि अंततः विश्व में सभ्यताओं का टकराव होगा और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में टकराव होगा जी। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि इस्लाम जिस तरीके से हमला करता है या अपना प्रचार करता है, या जो इस्लाम का मूल तत्व है, उसमें सिविलाइजेशन कितनी है। जी। तो मैंने इस पे फिर कुछ शोध किया। हाँ। और कई वर्षों तक किया, नोट्स बनाए। जी। और मेरा ये मानना है कि जो हिंदुत्व की और इस्लाम के बीच में जो संघर्ष है, वो सभ्यताओं के बीच संघर्ष नहीं है, वो असभ्यता और सभ्यता के बीच में संघर्ष है। जी जी। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम तो बहुत समाज रहे हैं जहाँ युद्ध के भी नियम होते हैं। कि हमारे यहाँ जब सायंकाल हो जाता था जी, तो उसके बाद युद्ध बंद हो जाता था। आपने इसमें बड़ा बारीकी से उल्लेख भी किया इन सारी चीजों का। निहत्था रथी से रथी युद्ध करता था जी, पैदल से पैदल युद्ध करता था, निहत्थे पे कोई बार नहीं करता था। यानी एक सभ्य समाज के जो भी लक्षण हो सकते हैं वो हमारे हिंदू समाज में, भारतीय समाज में हैं। लेकिन ये बात आप इस्लाम में नहीं पाएंगे। इस्लाम का पूरा जो युद्ध का इतिहास, इस्लाम की जो संस्कृति है, पहले जो इस्लाम के 4 खलीफा हुए हैं उन सबकी हत्या हुई और इस्लाम के मानने वालों ने ही की। अच्छा। इवन ये जो विवाद आप बयान दे रहे हैं, जी जी, ये बिल्कुल इतिहास में बिल्कुल तथ्य है। डर नहीं लगता? मुझे लगता है कि इतिहास के प्रश्नों से डरना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। सामना करना चाहिए, सच बताना भी चाहिए और सच को और इसमें आप ये कहना जी जी बिल्कुल। हम देखिए, सच से मुंह मोड़ करके अगर आप मुंह मोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याओं से मुंह मोड़ते हैं। जी। और समस्याओं से अंततः लड़ना पड़ता है। जी जी। समस्याओं से मुंह चुरा करके आप बच नहीं सकते। तो मैंने इसमें वो तमाम प्रसंग लिए हैं। जैसे मैं आप जो इसका मूल आधार है इस उपन्यास का, कई बार कहा जाता है कि हम 1000 वर्ष गुलाम रहे जी। मैंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि तथ्यात्मक रूप से बात पूरी तरीके से गलत है। अच्छा। क्योंकि चौथे खलीफा के बाद ही भारतवर्ष पर आक्रमण शुरू हो गए थे। ठीक है। 715 के 724 से आक्रमण, 34 से आक्रमण शुरू हुए थे। और अंततः जो मोहम्मद गोरी आया, जो उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, ये बात है 1192 की। 1192 तराइन का युद्ध होता है। बिल्कुल। उसके बीच में लगभग 500 वर्षों का समय है, 450-500 वर्षों का समय है। बिल्कुल। जब सिंध 750 ईस्वी के आसपास जीत लिया था, तो ऐसा कैसे उनका मन परिवर्तन हो गया कि फिर वो आगे नहीं बढ़े? आगे बढ़ना चाहिए था। मैं उसकी जड़ों में गया। बिल्कुल। तो कितना लगातार संघर्ष हुआ है, लगातार 450 वर्षों तक हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, एक एक इंच भूमि के लिए जो है आताइयों को जूझना पड़ा है। तब जाकर के 450 वर्ष तक जो है इस्लाम की उस बर्बरता को, असभ्यता को रोकने में हम सक्षम हुए हैं। और बहुत सारे पन्ने इसमें ऐसे हैं, मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा है, बड़ा ऑथेंटिक है और आपने इसमें बड़ा सारे संदर्भ दिए हैं, शोध के हिसाब से लिखा है। और मैं तो बल्कि प्रतीक जी ये कहना चाहूँगा, जो छात्र इस बारे में साहित्य में और इतिहास में अगर शोध करना चाहते हैं तो असभ्यता का आक्रमण को पढ़कर इसका रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये शोध का विषय है। इसमें जिस तरह से आप जाएंगे, तो जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ रही हैं, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा कामयाब चीज़ है ये जी। इसमें मैंने एक और बात कही है जी, कि बहुत बार प्रश्न उठता है कि जब इस्लाम आया तो अफगानिस्तान हो या ईरान हो, जैसे पर्शिया कहते थे तब, या बाद में इंडोनेशिया है और अन्य एशियाई देश हैं, इवन यूरोप में भी, स्पेन में बहुत जल्दी इस्लाम ने अपने पैर पसार लिए थे जी। वो सभी जो है बहुत कम समय में ही इस्लाम के जो है तलवार के आगे उन्होंने अपना सिर झुका दिया। बिल्कुल। लेकिन भारत ने तो 500 वर्ष तक लड़ाई की, और एक बार जब 1192 में आ भी गया तो आप कितने समय तक रहा इस्लाम? 1526 में मुगल वंश शुरू हुआ। हाँ। उससे पहले सिकंदर लोधी वगैरह थे या खिलजी थे, इनका तो बहुत छोटे जो है क्षेत्र पर बहुत थोड़े समय तक सबका शासन रहा है। एक जो मुगल वंश है उसका क्रमबद्ध रूप से शासन रहा है, और 1526 में बाबर ने
जो है मुगल वंश की स्थापना की कहा जाए। बिल्कुल। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। औरंगजेब की मृत्यु में 1707 में होने के बाद से लेकर 1857 तक जो 150 वर्ष है, 150 वर्ष में निरंतर मुगल वंश का पतन हुआ है। तो कहा जाए कि कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ये देश पूरा गुलाम रहा हो। बिल्कुल। और छिटपुट रूप में निरंतर संघर्ष होता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे इस वीरता को नकारना है, हमारे राजाओं के बलिदान को नकारना। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं राजपूतों ने बलिदान दिया, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बलिदान दिया, कुछ लोग कहते हैं कि जो है इन जिन जातियों को पिछड़ी जाति कहते हैं उनका ही बलिदान रहा। ऐसा नहीं है। भारत के इस भूमि को स्वतंत्र रखने के लिए हर जाति का योगदान है। और मैं उदाहरण के जाटों की बात करूँ। जाट जो आज इन्हें आप कहा जाए कि कुर्द कहते हैं, कहीं न कहीं उनकी जड़ें भी जाटों में हैं। और जो पश्तून है वो मूलतः जाट है। अच्छा। मैंने इस बात को, इस तथ्य को भी इसमें रखा है। जी। अब मैं जब अध्ययन कर रहा था तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये पश्तून शब्द कहाँ से आया है। मैंने इसकी व्युत्पत्ति के बारे में लिखा है। दरअसल राजा दाहिर की जो सेना थी उसमें हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, है ना, और उसके अलावा पैदल सेना थी। तो जब वो सेना चलती थी तो उसे कहते थे प्रस्थान कर रहे हैं। वो मूल शब्द पश्तून था। अच्छा, वो अपभ्रंश से हो गया। तो उसके सेना के सैनिकों को पश्तून कहा गया। अच्छा। और पश्तून अपभ्रंश होकर के पश्तून बन गया। तो पश्तून तो मूलतः सबसे बड़े जो है हिंदू हैं, क्योंकि राजा दाहिर ब्राह्मण शासक था। बिल्कुल। अच्छा, ब्राह्मण वंश था राजा दाहिर। ऐसे ही जौहर को लेकर के बड़ी गलतफहमी है कि पद्मिनी का जौहर पहला जौहर, ऐसा नहीं है। राजा दाहिर की पत्नी महारानी बाई जो कि ब्राह्मण थी, उनका पहला जौहर है। ये हमने उसमें लिखा है। अच्छा, पुस्तक में है। पद्मिनी का उनके बाद आता है। पद्मिनी का बाद में आता है। अच्छा। पहला जौहर जो रानी बाई का हुआ है। अच्छा। तो ऐसी इतिहास की तमाम सी चीजों को मैंने कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है। ये शोध से किया है ना आपने, शोध के बाद में इसमें जो, और मैंने तो खुले मंच से चुनौती दी है कि कोई तथ्यों को काट करके दिखाए। तो ईश्वर ने जो काम कराना था करा लिया। बस आप जैसे भाइयों मित्रों के माध्यम से, और काफी इस पुस्तक की चर्चा रही है। बार बार मुझसे कई मित्रों ने आग्रह किया है कि इसकी अगला खंड भी लिखूं, लेकिन कुछ ऐसी व्यस्तताएं हैं कि मैंने कोशिश की थी शुरू करने की, लेकिन अभी निरंतर समय नहीं दे पा रहा हूं। इस असभ्यता के आक्रमण के बीच में भी आपकी बहुत सारी किताबें हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि मैं क्या लिखूं मैं। जी। और एक है कि बस थोड़ा सा आशीष चाहिए। जी। और एक .com करके कुछ है, मेरा उपन्यास है अंधेरे कोने। वो आजकल जो आपकी सोशल जो मीडिया की दुनिया है उसके बारे में आपने बड़े सलीके से लिखा है। उसमें भी थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूलतः तो मैं कवि हूँ। और 1998 मूलतः आप साहित्यकार आप कह सकते हैं जी। तो 1998 में मेरा कविता संग्रह आया। फिर गीत की तरफ रुझान हुआ तो फिर मेरा गीत संग्रह आया, जिसका विमोचन उस समय डॉक्टर कर्ण सिंह ने ने किया था कस्टन क्लब में। जी। 2003 में। इसी बीच हमने बिस्मिल फाउंडेशन की स्थापना की 2003 में। बिल्कुल। और उसी बैनर में किया। फिर और कविताएं लिखी गई। फिर छंद मुक्त कविताएं भी हुई, छंदबद्ध कविताएं भी हुई। फिर हुआ है कि हमारे एक मित्र थे आमिर मलिक जी, वो एक पत्रिका निकालते थे वर्तमान मीडिया जी, और मुंबई से प्रकाशित होती थी। और वो उसका तो मुझसे कहने लगे, वो भी शाहजहांपुर के हैं, अपने दिल्ली में निवास करते हैं, इंजीनियर हैं पेशे से। और उन्हें भी जैसे हम आपको साहित्य का कहा जाए कीड़ा है, वैसे मुझे भी लिखने पढ़ने का। तो उन्होंने कहा कि पथिक जी आप इसमें कुछ लिखिए। तो मैंने कहा साहब जो काम कोई ना कुछ करता हो, जो काम वो मुझे दे दीजिए। बिल्कुल। तो कहने लगे आप हास्य व्यंग का कलम खाली है। मैं ठीक है, मैंने चुनौती के रूप में उसमें हास्य व्यंग लिखना जो स्वीकार किया। जी। और लगभग 2 वर्ष तक मैंने उसमें हास्य व्यंग का कॉलम लिखा। तो उसमें बहुत सारे लेख ऐसे थे जो तो सामयिक होते हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी थे जो स्थायी महत्व के थे। तो उससे क्या हुआ कि उन सारे लेखों को लेकर के, व्यंग्य आलेखों को लेकर के मेरी एक पुस्तक आई 2017 में जी, जिसका नाम मैंने रखा जुगाड़ तकनीक के विविध आयाम। अच्छा। बुनियादी प्रकाशन लखनऊ ने इसे प्रकाशित किया। जी। और मैं पद्य से गद्य में आ गया। जी। इससे पहले समय की जरूरत थी। जी। कुछ भी कहा जाए कि ये माध्यम बन जाते हैं, ईश्वर माध्यम बनवा देता। आमिर मलिक का भी पत्रिका बाद में निकलनी बंद हो गई, या फिर मुंबई से ही अब निकल रही है। लेकिन उस पत्रिका में लिखने का लाभ ये हुआ कि मैं गद्यकार हो गया। और मैंने फिर 2017 में मेरा
पुस्तक आ गई। हाँ, ये वाली जुगाड़ जी, तकनीक। जुगाड़ तकनीक के विविध आयाम। हाँ, और बल्कि रेडियो पर तो मैं काफी समय तक व्यंग्यकार के रूप में ही बुलाया गया। जी जी। और वहाँ मैंने आकाशवाणी में तो बहुत सारे आपके कार्यक्रम हैं। आकाशवाणी आकाशवाणी में और बहुत सारे चैनल्स में, एफएम वगैरह जी, में आप जी। समय समय पर आते आकाशवाणी का मैं आपको बताऊं कि जी। होता क्या है कि जो लोग नहीं हैं हाँ, लोग बहुधा उनके नाम भी नहीं लेते, लेकिन हाँ। मैं कहता हूँ अलका पाठक जी आकाशवाणी में थी जी और वो आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की जो है निदेशक रही काफी जी जी समय तक। जी बल्कि डीडीजी थी, जी, डिप्टी जी। डायरेक्टर जनरल थी, जी। तो उन्होंने मुझे बहुत अवसर दिए। वैसे प्रतीक जी, एक बात मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूँ कि शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। आकाशवाणी में कुछ नाम है जो उंगलियों पर हैं, जी जिन्होंने देश के जी जी उन साहित्यकारों को, उन रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को जी, जी। मौका दिया जिन्हें कोई जानता बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। जिस जो आप नाम ले रहे हैं इनका, अलका पाठक जी अलका पाठक जी का, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का, जी जी हरि सिंह पाल जी का, जी जी। एसपी सिंह जी का, और वर्तमान में रामवतार हाँ, बैरवा जी का भी। बैरवा जी बड़े सहृदय हैं। वर्तमान पीढ़ी में मुझे लगता है कि रामावतार बैरवा जी बड़े ये- सहृदय आदमी हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आकाशवाणी के बिल्कुल। जो है मंच दे दिए, बिल्कुल। जो जिनका शायद मुझे कहना नहीं चाहिए पास भी नहीं बनता आकाशवाणी के अंदर जाने बिल्कुल। में, लेकिन उन्होंने केवल प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभा की वजह से, हाँ, प्रतिभा की और वजह से। मैं तो व्यक्तिगत रूप से उनसे बिल्कुल। कई बार मैंने कहा भी है कि साहब ये जो है समय याद करेगा कि ऐसा व्यक्ति भी इस संस्थान में इस था, संस्थान में जिसने था। जरा भी प्रतिभा जहाँ कहीं देखी, हाँ हाँ, और उसे उसको जो है- बड़ा समान रूप से जी, मौका बिल्कुल। दिया। वरना और बड़ा सहृदय भी है। सरदय है और बिना किसी रामवतार लोभ बैरवा लालच जी, के। बिना किसी हाँ, लोभ लालच मुझे के, जैसे अपने समय में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी जी जी। अरे बड़े लोग हैं, बड़े लोग, कहना मैं आपके शब्द जी, नहीं है कि बड़े लोग बड़े ही होते हैं। हाँ। तो मैं अलका जी का आपको संस्मरण बता जी, रहा हूँ, जी। दिवंगत हैं, कीर्तिशेष हैं, अभी नहीं हमारे बीच में। हम्म, तो उन्होंने मुझे बड़ा असाइनमेंट दिया। हम्म, तो उनका पथिक जी, आपके अंदर प्रतिभा है, मैं हम्म। चाहता हूँ आपकी उस प्रतिभा का उपयोग करूँ। जी अब जैसा आपका मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरा कहीं जो है किसी बिल्कुल। लायक समझो, तो उनका आप जो है हमारे लिए हम्म, अ, दिल्ली से बाहर जाकर कुछ साक्षात्कार करिए। जी जी। तो मैं जो है बनारस गया, वहाँ मैंने मनु शर्मा जी जो कि बड़े साहित्यकार हैं, उनका आकाशवाणी के लिए साक्षात्कार लिया। जी ऐसे ही एक विश्वनाथ तिवारी जी जो कि संयोजक रहे बाद में इसके साहित्य अकादमी के, उस समय वो प्रोफेसर हुआ करते थे बिल्कुल, अब तो बड़े एजेड हो गोरखपुर गए। विश्वविद्यालय में। हाँ। मैंने उनका उस जमाने में, आज से करीब 15 वर्ष पहले उनका साक्षात्कार किया। फिर बाद में जब वो दिल्ली आए साहित्य अकादमी के संयोजक बन करके, अध्यक्ष बन करके, जी। तो मैंने दोबारा साक्षात्कार उनका वहाँ लिया। अच्छा। तो फिर उन्होंने एक कॉलम शुरू किया, वहाँ एक कार्यक्रम शुरू किया, बीती बातें मीठी बातें। तो उसमें आकाशवाणी हाँ में। जी, राष्ट्रपाठ सेवा आकाशवाणी में दिल्ली में। पूरे 1 घंटे का कार्यक्रम होता था। जिस तरीके से आपसे बातचीत हो रही है, जी, जी। ऐसे ही साहित्यकारों के साथ 1 घंटे का कार्यक्रम होता था। तो वो मैंने लंबे समय तक वो कार्यक्रम किया। फिर ये है कि वो अलका जी, इनका स्थानांतरण हो गया, वो रिटायर हो गई, जी, फिर जी। वो राष्ट्रपाठ सेवा भी बंद हो गई। बिल्कुल। लेकिन कई बड़े महत्वपूर्ण लोगों के साक्षात्कार आकाशवाणी के माध्यम से किए। फिर आकाशवाणी के हिंदी से भी एक पुस्तक निकाली अलका जी ने। तो जी। चूंकि मैं आकाशवाणी का कर्मचारी नहीं था, तो क्रेडिट में मेरा नाम तो गया है, लेकिन जो वहाँ पदस्थ थे उन्हें ही उसके लेखक का होने का श्रेय मिला। लेकिन मैंने उसमें काफ़ी सहयोग दिया है। तो उसमें आकाशवाणी में रहते हुए जो महत्वपूर्ण लोग हुए हैं, तो उनका साहित्यकार हुए हैं। हाँ। उसमें मैंने जगदीश चंद्र माथुर से लगा करके रामावतार बैरवा तक को शामिल किया हुआ है। उनका जीवन वृत्त है उसमें। डीडीजी रहे थे जी। जगदीश चंद्र माथुर। और मैं आपको एक बात, बल्कि उस समय मेरे शहर मूल रूप से खुर्जा के थे। अच्छा। माथुर, जगदीश चंद्र माथुर जी। बल्कि उसमें ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में पता नहीं, रविशंकर जी आकाशवाणी के कर्मचारी रहे। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे नाम है, वो करीब 100 के करीब उसमें मैं रचनाकारों को ढूंढ के निकाला मैंने, और शोध कार्य था वो। और बड़ा आनंद आया उसमें। वो पुस्तक मेरे पास उसकी एक प्रति रखी हुई है, आकाशवाणी के हिंदी से भी। तो यही मैंने तो ज्ञानार्जन के उद्देश्य से सारे कार्य किए और यात्रा चलती रही। तो आप बात कर रहे थे मेरी दूसरी इसकी उपन्यास की। जी जी। हुआ क्या, इस उपन्यास के पीछे जो आज इसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये बड़ा सोशल मीडिया पर जो घटता चलता है, लिखते हैं ना, अंधेरे कोने facebook.com। बिल्कुल। ये मेरा ये बड़ी कड़ी में चलता है, मैंने पढ़ा है, बिल्कुल कड़ी में ऐसे चलता रहता है जी। ये उपन्यास 2020 में प्रकाशित हुआ है यश पब्लिकेशन से। जी। मेरी हर रचना के अंतर 3-4 साल का अंतर मिलेगा हर पुस्तक को। बहुत जल्दबाजी नहीं की। हाँ, हड़बड़ी में नहीं लिखता कुछ भी, जल्दबाजी नहीं। तो ये भी जो है सोशल मीडिया पर मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा सक्रिय था, नया नया आया था, रोज ही
देखता था कि सोशल मीडिया पे ही प्रेम प्रसंग में फंस करके किसी के साथ कोई हाँ। हादसा हो गया, बिल्कुल। कुछ ये हो गया, तो उसकी जो मनोविज्ञान है सोशल मीडिया के प्रेम का, कि वो साधारण सी सामान्य सी बातें भी कब जो है जटिल बन जाती हैं, उस बात की उसकी मीमांसा करने की मैंने कोशिश की है इसमें। जी। मनोवैज्ञानिक अध्ययन कह लीजिए आप। तो ये उपन्यास भी एक पीढ़ी में सराहा गया। उस समय कुछ हुआ है कि उस समय कोरोना काल शुरू हो गया, 2021 में ही कोरोना का। हाँ, तो ये पुस्तक कहीं जितनी इसकी चर्चा होनी थी उतनी हो नहीं पाई, क्योंकि वो एक वर्ष पूरा उसमें निकल गया। बिल्कुल। तो ये पुस्तक कहीं दब के रह गई। और अब प्रकाशक भी कितनी मेहनत करते हैं पुस्तकों के साथ, आप जानते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी के बीच में एक बड़ा चर्चित सी पुस्तक है जो उसका टाइटल बड़ा प्रभावित करता है। अब क्यों लिखूं मैं। उसका जो शीर्षक है ना, पुस्तक का जो शीर्षक है वो ही प्रभावित करता है कि क्यों लिखूं मैं। जिसके क्यों लिखूं मैं चर्चा आप कर रहे हैं, मेरा कविता संग्रह है और इसमें मेरी वो कविताएं हैं जो मंची कविताओं से अलग हट करके। इसमें कहा जाए वैचारिक कविताएं हैं और इसमें आत्मालाप है। दरअसल कविता क्या है? कविता व्यक्ति का अपने आप से ही प्रश्न करना है और उनकी तलाश करना ही कविता है। बिल्कुल। इसमें मेरी कई रचनाएं हैं। और इसके बाद फिर मेरा एक और कविता संग्रह आया, बस थोड़ा आशीष चाहिए। उसकी चर्चा हुई। जी। तो बस यही सब कुछ करने की कोशिश करता रहा। लेकिन मैं जब हम इस आपके साहित्यिक सारी चीज़ों की जब चर्चा कर रहे हैं, इसी बीच आप एक फाउंडेशन है। जी। विजुअल फाउंडेशन। जी। वो विजुअल फाउंडेशन को बनाने का, उस पर कार्यक्रम करने का विचार कब पहली बार मन में कौंधा, कब मन में विचार आया कि मुझे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर काम करना चाहिए या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर काम करना चाहिए। और ये इसके साथ तो सुनेंगे, फिर एक और उसके साथ में चर्चा करेंगे कि एक वो आता है शेर, कुछ लोग कहते हैं कि वो उनका है, लेकिन आप ऑथेंटिक और दावे के रूप से कहते हैं कि वो विजुअल साहब का है। लेकिन पहले हम ये चाहेंगे कि आपके मन में विचार कैसे आया कि इस वजह से आया कि आप उस जमी में का कर्जा आपके ऊपर है, शाहजहाँपुर का, जहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुए। ये विचार कैसे आया? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। जी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 1998 में जो है मंच पे आ गया था और जब देश के बड़े बड़े साहित्यकारों से चर्चा होती थी तो मुझे बड़ा मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी की वो गजल, जिसे आपने अब संकेत किया कि लोगों ने विवादित भी किया है, उसके बारे में तो लोग जानते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन जब उन्हें बताते थे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर के थे, तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल, एक कहा जाए कि सन्नाटा है, लोगों को कुछ जानकारी ही नहीं है। और चूंकि मेरी अस्मिता से कहीं यह सवाल जुड़ता है, मैं उस नगर का हूँ, उस जनपद का हूँ जिसके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। मुझे लगता है हर एक को। अच्छा, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। मैं बात कह रहा हूँ तो ये बात भी कहाँ से आई। तो होता क्या है कि अमृतलाल नागर जी की एक पुस्तक है गदर के फूल। अच्छा। और गदर के फूल की भूमिका में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसमें 1857 के क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने जो है बड़ा शोधपरक वो ग्रंथ लिखा है। तो वो लिखते हैं भूमिका में कि जब मैं किसी भी नगर में जाता था और वहाँ क्रांतिकारियों की जानकारी जुटाता था तो लोग बड़े उत्साहपूर्वक बताते थे कि हमारे यहाँ के क्रांतिकारी सबसे बड़े थे, सबसे महान थे। तो कहते हैं इस बात से मुझे बड़ी खुशी होती थी। अगर कोई व्यक्ति को इस बात का गर्व नहीं है कि मेरा गांव सबसे अच्छा है, बिल्कुल है ना, जो अपने गांव को सबसे अच्छा नहीं मानता अपने देश को भी सबसे अच्छा नहीं मानेगा। बढ़िया। जो अपने यहाँ के क्रांतिकारी को छोटा मानता है वो अपने देश को भी छोटा मानेगा, गांव को भी छोटा मानेगा। बिल्कुल। तो ये बात कहीं मुझे बड़ी अपील कर गई। मुझे लगा कि बिस्मिल जी तो वास्तव में इतने बड़े क्रांतिकारी थे। बिल्कुल। तो इनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। बिल्कुल। मैं इसी क्रम में आगे अक्सर लोगों से कहता हूँ मंच पे जब मैं कविता पढ़ता था करके कि मुझे इस बात का गर्व हासिल है कि शाहजहाँपुर जनपद में हिंदू मुस्लिम आबादी, बल्कि शहर में लगभग 50% है या 60-40 का रेशियो होगा। लेकिन हमारे यहाँ तनाव होता है माहौल, लेकिन आज तक 1950 के बाद वहाँ दंगे नहीं हुए। जैसे आज की स्थिति है उसमें तो इवन आप बताऊँ 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई या ढांचा गिरा तब भी स्थितियां तनावपूर्ण हुई। मैं उन दिनों शाहजहाँपुर नगर में ही रहता था। और जिला अधिकारी राहुल भटनागर हुआ करते थे वहाँ, तो उन्होंने मार्च पास्ट करवाया, वो कराया।
तो बिकल जी बैठे हुए थे, वो शायर भी थे, तो उन्होंने कहा मेरे सामने जिलाधिकारी जी से, ये हमारा शहर है, बिस्मिल का शहर है, यहाँ कुछ नहीं होगा डीएम साहब, आप परेशान ना हो। अच्छा, ये राज बहादुर बिकल के शब्द थे उस समय जिलाधिकारी से जी। और राहुल भटनागर को बाद में उसका इनाम मिला कि आपने ऐसे माहौल में हुए, बाद में देखा चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए। बहुत तो वो एक मन में कहीं था कि मेरे नगर कुछ विशेष है, कुछ अलग है। मैं ये नहीं कहता शाहजहांपुर सबसे अच्छा है, लेकिन ये भाव मेरे मन में होना चाहिए कि अमृतलाल नागर जी को मैंने कोट किया जी। तो अब मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस राजधानी दिल्ली में कोई उन्हें जानता ही नहीं। तो फिर एक नीरव जी के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जी, जो उसमें राजशेखर व्यास जी हुआ करते थे डीडीजी जी, और उनके सहयोग से वो दूरदर्शन पर कई वर्षों तक बिस्मिल जी पर आधे घंटे की डॉक्यू ड्रामा वो होता रहा। पर मुझे लगा कि इस माध्यम से भी बात जो है बहुत दूर तक नहीं गई, क्योंकि वो 2-3 बार प्रसारित हुई। फिर अलका पाठक जी ने मुझसे कहा कि मेरे लिए संगीत रूपक लिखिए। मैंने 45 मिनट का संगीत रूपक राष्ट्रीय पाठ सेवा के लिए लिखा। अच्छा, आप कह सकते हैं मेरा प्रतिभा का एक आयाम और भी है। बिल्कुल, मैंने पूरा नहीं पता होना चाहिए जी, मैंने जो है एक संगीत रूपक साक्षात्कार का मूल उद्देश्य होता है 45 मिनट आपके बारे में जाने, और वो इतनी प्रभावित हुई कि 2007 में जब 1857 के 150 वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया कि आप जो है देश के जो बड़े क्रांतिकारी हुए हैं उनके ऊपर रेडियो रूपक लिखिए, रेडियो नाटक लिखिए। तो मैंने करीब 6-7 क्रांतिकारियों पे लिखा। उसमें आपके अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह पे था, राणा बेनी माधव पर लिखा, नाहर सिंह पे लिखा। यानी मुझे बड़े छोटे मुंह बड़ी बात कहना नहीं चाहिए, मैं शायद देश का इकलौता साहित्यकार हूँ जिसने लगभग एक आधा दर्जन क्रांतिकारियों पर जो है रेडियो नाटक लिखे हैं। एक का दुक्का तो बहुत लोगों ने लिखे होंगे, लेकिन 1857 को लेकर के और बाकायदा वो आकाशवाणी के आर्काइव में सब उपलब्ध है। बिल्कुल, तो वो लिखे। तो ये तब तक मेरे मन में हो गया था कि बिस्मिल जी पर भी कुछ काम ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में लोग इसे जानते रहें। तो ये जो डॉक्यू ड्रामा की बात थी, ये बात है करीब 2001-2 की। तब तक ये डॉक्यू ड्रामा बना चुके थे हम लोग। फिर हमने सोचा कि इसके लिए कुछ संस्था बनाई जाए। तो 2003 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन की हमने स्थापना की। लेकिन जैसा कि होता है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं किसी बड़े काम करने में। हम शुरू में तो बहुत लोग होते हैं कि धीरे-धीरे नहीं, फिर आपकी मजबूरियां होती हैं। इसमें भी क्या हुआ कि जब लोगों से सहयोग लेने की बात आई तो कुछ लोगों ने निश्चित रूप से सहयोग दिया, संस्था चली निकली। लेकिन बहुत से लोग एक डर लगता था कि इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम जुड़ा हुआ है, क्रांति का मामला है, कहीं ऐसे किसी हम लपेटे में ना आ जाए। क्योंकि मेरा स्वभाव भी बड़ा उग्र है और वो बिस्मिल जी का नाम संस्था से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें लगा कहीं ऐसा कुछ क्रांतिकारी काम न कर दें, हम पता चला कि झमेले में पड़ जाएं। बिल्कुल। लेकिन आपके आशीर्वाद से, स्नेह से वो संस्था अभी चल रही है। और मेरा जो मैंने इसके बाद एक पुस्तक लिखी बिस्मिल चरित, बिस्मिल चरित, जिसमें बिस्मिल जी के समग्र जीवन को मैंने इसमें लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। जी। और ये जो है 2000 ये गद्य में है या नहीं, ये पद्य है, पूरा महाकाव्य है। और 2005 में साहिब सिंह वर्मा जी ने इसका, जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, बल्कि जब डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो उसका भी बड़ा शानदार प्रसंग है। बात हो रही तो यहाँ चीजें आ रही हैं। हम उनका उसमें हमने साक्षात्कार लिए थे। उदय प्रताप जी का साक्षात्कार था, आपके साहिब सिंह वर्मा जी का साक्षात्कार था, आपके विष्णु प्रभाकर जी का साक्षात्कार था, वैदिक जी थे उसमें। तो उसमें श्रम मंत्री हुआ करते थे साहिब सिंह जी, तो श्रम शक्ति भवन में उनका कार्यालय था। तो उन्होंने कहा अपनी कैमरा टीम के साथ आ जाइए और हम यही वार्ता कर लेंगे। 15-20 मिनट का शूट है। अब उन्होंने हमें सुबह 10 बजे बुला लिया और उसके बाद फिर वो लंच आ गया, हमने लंच वहीं किया। बैठे बैठे हम लोग शाम को 6 बज गए। उनकी व्यस्तता के कारण। और जब भी हम जाने के लिए कहें तो अंदर से आए, नहीं अब बैठिए। शाम को करीब 8 बजे जो है साहिब सिंह जी निकले और तुरंत इशारा किया मेरे साथ आइए। हमने अपनी गाड़ी में सारे कैमरा टीम के साथ, और वो जो उनका तुगलक लेन में शायद तुगलक लेन में उनका वहाँ पूरी टीम के साथ पहुंच गए। और मन ही मन बहुत ही कुड़ते हुए कि मंत्री जी ने मरवा दिया। नेता तो ऐसे ही होते हैं। बहुत ही मतलब कहा जाए कि जो भी बुरे से बुरा भाव हो सकता था मन में था, रखा था इंटरव्यू दे भी देंगे तो इनका रखेंगे नहीं, इसमें काट देंगे पूरा। और वहाँ जाकर उनका ऐसा आप लोग अपना सब रख दीजिए इधर, और
पहले खाना खाइए। हम्म, उनकी धर्मपत्नी साहिब कौर जी, साथ उन्होंने अपने हाथ से हाँ। सब पूरी हमारी कैमरा टीम और साथ हम 12 लोग थे, 10-12 लोग, हाथ से खाना खिलाया। और देखिए हमारे यहाँ जो है एक भी अन्न का टुकड़ा बर्बाद नहीं किया जाता, इसे जो है आप खाएं। तो हम लोग चूँकि केंद्रीय मंत्री है, बिल्कुल उसकी पत्नी अपने हाथ से खाना बना के खिला रही है, तो हमारे लिए बड़ा ही वो एक ऐसा हुआ कि जो हमारी भावनाएं थी एकदम बदल गई उनके लिए। उनके प्रति। और फिर जब साक्षात्कार क्रम शुरू हुआ तो हमने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का एक चित्र था फ्रेम किया हुआ, एक तरफ दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र लगा था, दूसरे वहाँ बिस्मिल जी का चित्र लगा दिया जी। फिर उनसे अच्छी वार्ता हुई और उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और उसके बाद जब चलने लगे तो हम जो चित्र उतारने लगे तो साहिब सिंह जी ने कहा अबे स्थापित हो गए यहाँ, अब बिस्मिल जी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फिर चूंकि साहिब सिंह जी खुद भी आर्य समाजी थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी आर्य समाजी थे, तो उनका वो अतिरिक्त लगाव था और बहुत ही सुंदर बोला। फिर उन्होंने, तब तक मैंने बिस्मिल चरित्र लिखना शुरू कर दिया था, तो फिर उसके बाद जब बिस्मिल चरित्र कंप्लीट हो गया तो मैंने उन्हें इसके लोकार्पण में बुलाया, तो 50 पुस्तकें जो है मेरी वहीं से लेकर के गए। लेकिन नियति की कहा जाए ऐसा दुर्योग है कि उस कार्यक्रम के 15 दिन के बाद ही इनके साथ दुर्घटना हुई और वो बहुत कुछ करना चाहते थे। वो उन्होंने बल्कि हमसे वादा किया था कि हम लोग चलेंगे और जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का घर है, पैतृक घर, उसे अधिग्रहित करेंगे। उनका जो सुभाष ट्रस्ट है संस्था, उसके माध्यम से हम स्मारक बनाएंगे। स्वाभिमान ट्रस्ट है, ग्रामीण स्वाभिमान, इस पर स्मारक बनाएंगे। अब वो नहीं रहे तो वर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं एक और उनके सम्मान में, जब वो है नहीं तो मैं एक बात और जोड़ दूँ। जब जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था और ऑपरेशन विजय में उनका जो ट्रस्ट था स्वाभिमान, जी जी ऐसे करके कुछ था, ग्रामीण स्वाभिमान ऐसे करके ट्रस्ट था, उसमें उस समय उन्होंने कारगिल शहीदों को 1-1 लाख रुपए दिए थे। जी, ये जो चीज़ मान लो आज वो सही नहीं है, लेकिन जो उनकी बातें हैं और अच्छी चीज़ें हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। जी, तो ऐसे लोगों के वो देख करके कि जो राजनीति में रहते हुए भी जो है क्रांति को कहीं जीते हैं, तो उन्हें याद करके हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात, और आप देख रहे होंगे इतनी देर की चर्चा में जो लोग नहीं हैं, हमने उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। बिल्कुल होना भी चाहिए, दायित्व भी है। जो मुझे लगता है यही एक साहित्यकार का, जो लोग हमारे जीवन के सफर के किसी न किसी रूप में साथी रहे हैं या किसी न किसी हमारी तरह संघर्ष में और सफर में किसी न किसी तरह योगदान रहा है, उनकी चर्चा तो निसंकोच होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो अगला जो वो काम है, जी, अब आप रचना तो कर ही रहे हैं, जी, साहित्यिक सेवा कर रहे हैं, जी। अब आप, मैंने सुना है क्या प्रकाशन में भी आप देखिए, कोई जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं ये काम करने लगा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत छोटी बात होती है। ईश्वर को जो जिससे जैसे कराना है वैसी स्थितियाँ बनाता चला जाता है, और छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैंने जीवन में चुनौतियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। पत्रिका को आपने संकेत किया, तो पत्रिका साहित्य सप्तक नाम से जो है, मैं आपको भेंट भी कर रहा हूँ ये पत्रिका। जी जी, ये जनवरी अंक है आपके। बिल्कुल, साहित्य सप्तक नाम से हमने दिसंबर 2025 में इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। और यह भी एक चुनौती वाला काम इसे इसलिए, पत्रिका निकालना तो कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन क्यों निकाली गई आज के समय में चुनौती है, तो पाठक कम हो गए। नहीं, ये पाठक को भी न रख करके दरअसल एक अलग तरह का चैलेंज था जो पत्रिका प्रारंभ की गई। आप तो जानते हैं कि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से, कई वर्षों से मैं कविता की मौलिकता को लेकर लड़ाई लड़ता हूँ, और देश के बहुत बड़े बड़े नाम, जिनका नाम लेने लायक भी नहीं है, वो किस तरह धड़ल्ले से मंचों पर कविताएं बड़े कवियों की बिना नाम लिए पढ़ते हैं। तो जब मैंने उसे लेकर के लिखना शुरू किया और प्रमाण सहित, बल्कि उनके वीडियो डालने शुरू कर दिए। आपने, मैंने देखा कई बार, आप पहले वाला जो ओरिजिनल जिसका है उस कविता, उसका वीडियो डालते हैं, उसके बाद जो दूसरी उनकी कविता को, मूल कविता कोई दूसरा पढ़ रहा है तो उसका भी आप वीडियो डाल के दोनों को साथ साथ। मैं तो श्रोताओं के, पाठकों के विवेक पे छोड़ देता हूँ, मूल किसकी है आप देख लीजिए। 2 वीडियो उपलब्ध है कविता के। तो जो कहा जाए चोर थे, उन्होंने आपत्तियां करनी शुरू कर दी, और अंततः वो इस हद तक आ गए कि ठीक है हम सब चोर हैं, लेकिन आप कुछ करके तो दिखाइए, आप ही कुछ मौलिक करके दिखा दीजिए। तो हमने कहा साहब, ये जो तिकड़म है, कवि सम्मेलन पाने की मच्छी तिकड़म है, वो करना तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन हम मौलिक कवियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए पत्रिका जरूर निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी जिद में कुछ मौलिकता के समर्थक साहित्य सप्तक के नाम से पत्रिका प्रारंभ की है, और पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है, 15वां अंक आने वाला है इसका। तो पत्रिका पूरी अपनी क्षमता के साथ
निकल रही है और देश के बहुत बड़े वर्ग के पास पहुंच रही है। बिल्कुल। और मैं कह सकता हूं कि इतनी अच्छे कलेवर में और इतने अच्छे कंटेंट के साथ बिल्कुल कंटेंट बहुत देश में अच्छा शायद है। ही इसका जो एडिटोरियल है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा जब हर महीने हमारे पास पहुंचती है तो हमने इसका एडिटोरियल वो सारी चीज को इसी चुनौती को सामने रखकर ये पत्रिका निकल रही है और नए प्रतिभाओं को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, उनकी रचनाएं भी बड़े फलक पे तक पहुंचे, बड़े रचनाकारों के साथ छपें, प्रकाशित हों। जो चीजें कहा जाए मुझे भी कुछ लोगों ने सहयोग दिया, जो मैं आज थोड़ा बहुत कुछ हासिल कर पाया। मैं चाहता हूँ मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है वो ही उसे जो सहयोग दे सकता हूँ। बिल्कुल ऋण उतारना है। पिछली पीढ़ी का ऋण जो मेरे स्वाभाविक है, हम सभी का बनता भी है। मैं देखिए अब हम दो छोटी छोटी चीजों पर चर्चा करें। जी। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं। जी बिल्कुल। यानी हिंदी की विधाएं में लिखते हैं। जी। लेकिन आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं। ये जो तारतम्य है, ये जो चीज है, इसको आप कैसे बिठाते हैं? कई बार होता क्या है कि अंग्रेजी लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति का जो रुझान है वो अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा होता है। आपने उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अलग रख के आपने अपना जो कार्य क्षेत्र है, अपना जो रचना क्रम है या रचना क्षेत्र है, हिंदी भाषा को बनाए। ऐसा महसूस करते हैं? इस पर भी मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न मैं अक्सर अपने मित्रों से करता हूं कि आप बताइए मैं किस जो है स्ट्रीम का विद्यार्थी हूं। जी। मैंने जब बताया कि बीएससी कर रहा था तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। बिल्कुल। बीएससी छूटने के बाद फिर मैंने बीए किया, एमए किया, एमए इंग्लिश किया, फिर एमए हिंदी किया जी। और जब विभाग में प्रोन्नति की आवश्यकता महसूस हुई तो मैंने एमकॉम किया। अच्छा। अब विज्ञान से प्रारंभ करके कला होते हुए मैं अब जो है वाणिज्य का प्रवक्ता हूँ। तो मेरी स्ट्रीम कौन सी है ये तो मुझे लगता है तय करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो है मुझे लगता है कि साहित्यकार को या रचनाकार को भाषा से परहेज नहीं होना चाहिए। इन सीमा में बता हुआ नहीं है। ज्ञान की कोई एक सीमा नहीं होती। ज्ञान का कोई हर भाषा में ज्ञान है। और भाषा संप्रेषण का माध्यम है। बिल्कुल। ये ठीक है कि हमारी मातृभाषा में हम संप्रेषण करने में सहज होते हैं जी। लेकिन जैसे मैं असभ्यता के आक्रमण का आपको संदर्भ दूं, जब मैं इसके लेखन में था जी, तो दुर्भाग्य से हिंदी में ऑथेंटिक जो इतिहास हिस्ट्री उपलब्धि नहीं है। अगर आप हिंदी की पुस्तकों के सहारे रहेंगे तो आप कुछ मौलिक लेखन कर ही नहीं सकते। उतना शोधपूर्ण कार्य तो मैंने जो कुछ भी इसमें संदर्भ दिए हैं सब अंग्रेजी पुस्तकों के। जैसे भारत के इतिहास पे तो पुरातन इतिहास है, इलियट एंड डाउसन ने सबसे प्रामाणिक ढंग से लिखा है। 11 खंडों में उन्होंने लिखा है। वो मोटे मोटे ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़े बिना कोई भारत के इतिहास को समझ नहीं सकता। फिर लिखा जाए तो कैसे? तो बिना अध्ययन के अब आप कहेंगे मैं तो हिंदी का रचनाकार हूँ, मैं हिंदी तक ही वास्ता रखूंगा, तो आप पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो आप ज्ञान जहाँ कहीं मिले आपको लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मातृभाषा में संप्रेषण की बेहद क्षमता होती है और हिंदी में इसे आप कह सकते हैं, आप अंग्रेजी में अपने पढ़ा तो अंग्रेजी में भी लिख सकते थे। बिल्कुल। लेकिन अगर हिंदी में वो साहित्य उपलब्ध नहीं है तो उसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तो साहित्यकार की है। मुझे और हमें ऐसा लगता है कि कम से कम भारत में सबसे ज्यादा जो पाठक की संख्या है वो हिंदी भाषा की है। नहीं, मुझे जो लगता है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि हिंदी की तमाम जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं साहित्य की दृष्टि से बड़ी संपन्न है जी। चाहे आप बांग्ला की बात करें या आप जो है कन्नड़ की बात करें, लेकिन जब तक इन भाषाओं के रचनाकार अनुदित होकर के हिंदी में नहीं आए तब तक वो बड़े रचनाकार नहीं बने। बिल्कुल। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जब तक हिंदी में उनकी रचना उपलब्ध नहीं हुई तब तक उन्हें वही स्वीकार्यता नहीं मिली। बिल्कुल। तो ये चाहे आप उनकी विवशता समझे या आवश्यकता समझे, बिल्कुल। अगर भारत के किसी भी रचनाकार को बड़ा रचनाकार होना है उसकी रचना को अंततः हिंदी में आना पड़ेगा। आप उर्दू शायरी में देख लीजिए, बिल्कुल, गालिब भी तब गालिब हुए हैं जब वो हिंदी में उनकी रचनाएं देवनागरी लिपि में आई हैं। बिल्कुल, तब जनमानस तक गई है ना। केवल मैं भारत की बात नहीं कर रहा, इस पूरे दक्षिण एशिया में अहमद फराज उर्दू के पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन उनकी हिंदी में जो देवनागरी में आने के बाद जो संकलन बिके हैं, पहुंच हुई है, वो हिंदी में आने के बाद हुई है। हिंदी पाठकों तक, हिंदी श्रोताओं तक पहुंची है, क्योंकि हिंदी एक संपर्क भाषा भी है। बिल्कुल।
भारत में राजनीतिक द्वेषवश तो हो सकता है कोई हिंदी को समझने से मना करता हो, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ की घाटी से गुवाहाटी तक सुनी जाती है, समझी जाती है और अधिकांश जगह बोली भी जाती है। जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण साहित्यकार ने, मैं उससे चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने एक बात कही कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर गुजराती बोल रहे होते बिल्कुल अपने भाषणों में, अपनी बातों में, या गुजरात से लड़ रहे होते, तो वो आज यहाँ नहीं होते, गुजरात के ही होते, क्योंकि उन्होंने हिंदी में अपने भाषणों को रखा, अपने संपर्कों को रखा, अपने संबंधों को रखा, और गुजरात से छोड़कर हिंदी पट्टी जो जहाँ से चारों किनारे हैं बनारस, वहाँ रखा। तो उनका बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये रही, उनका कहना ये था कि जब तक हम, सारी भाषाएं बहुत अच्छी हैं, उतनी ही प्रिय हैं और सबका बराबर सम्मान है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके पाठक या उसके श्रोता कितनी संख्या में उपलब्ध है। अब दक्षिण का उदाहरण लीजिए, दक्षिण भारत से कुछ राज्यों में हिंदी का बड़ा विरोध होता है, लेकिन कन्नड़ का क्या मलयालम से प्रेम है? बिल्कुल, मलयालम का तमिल से प्रेम है। वो चार राज्य अपने मतभेद सुलझा लें भाषा के, बिल्कुल हिंदी से तो बाद में दुश्मनी निकाल लीजिएगा, पर वहाँ के जनमानस को कोई नहीं है बिल्कुल, लोग खूब हिंदी समझते हैं, लेकिन वो राजनीतिक माहौल उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि एक कृत्रिम वातावरण है। जो तमिल, चेन्नई में या तमिलनाडु में थोड़ा सा हिंदी का विरोध है, बाकी तो पूरे किसी भी प्रदेश में इतना विरोध नहीं। या महाराष्ट्र में बीच बीच में स्वर उठते हैं, तो राजनीति से प्रेरित हैं। कि हिंदी के बिना किसी का काम कम से कम इस भारतवर्ष में नहीं चलने वाला है। और जैसे जैसे भारतीय सिनेमा की जान देखो। एक चीज और भी है, अब क्या है कि अब जो टेक्नोलॉजी जो आ गई है, टेक्निक आ गई है, उसमें भाषा का विवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भाषा में बोलिए, किसी में टाइप होकर के, किसी में जो है ट्रांसक्रिप्ट टाइप होकर के आप सुनाई पड़ जाता है। तो ये जब राजनीतिक जो दुकान है ना भाषाई विवाद की, ये अगले 10-15 वर्षों में अपने आप ही बंद हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमें बहुत आशावादी रहना चाहिए। समय बहुत बड़ी चीज है, ईश्वर और समय अपने आप बहुत सारे विवाद निपटारा कर देता है, और साहित्यकार को तो सकारात्मक होना ही चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं हिंदी पर और हिंदी वालों पर पूरा भरोसा करना चाहिए, और अपना हिंदुस्तान निश्चित रूप से प्रगति पथ पर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसी बीच एक सवाल और मेरे जहन में है, जो आपका जो विश्व फाउंडेशन है, जिसके आप संस्थापक अध्यक्ष हैं, ये बहुत सारे साहित्यिक आयोजन कराता है समय समय पर देश में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में कराता है। इसके आयोजन की, जो साहित्यिक आयोजन की मूल रूपरेखा क्या है? क्या जैसे कहने कि हम जो युवा रचनाकार हैं, या वो रचनाकार जिनको कहीं ना कहीं स्थान उपलब्ध नहीं है या मंच उपलब्ध नहीं है, या हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहें, इसका विश्व फाउंडेशन का साहित्य की जिस तरह से कार्यक्रम करा रहा है देश में, पूरे देश में समय से पहले, इसका उद्देश्य? विश्व फाउंडेशन या तो कई कार्यक्रम करता है, पर 2 कार्यक्रम स्थायी रूप से प्रतिवर्ष करता है। एक तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म दिवस पर 11 जून को, और एक 19 दिसंबर उनके बलिदान दिवस पर। और कोशिश अधिकांशता तो दिल्ली में ही हम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कई बार 11 जून वाला कार्यक्रम ऐसा है, तो हम देश के अलग शाहजहाँपुर वगैरह में, शाहजहाँपुर में किया है, पिछले वर्ष हमने बहराइच में किया है, कतमिया घाट में किया है, और अलग अलग शहरों में किया है, ऋषिकेश में किया है, बहुत सारे स्थानों पे करते रहते हैं। तो इसमें कार्यक्रम 3 स्तरों पर होता है। एक तो इसमें होता है कि बिस्मिल जी पर केंद्रित परिचर्चा होती है, जिसमें अन्य वक्ता जो हैं उनके साहित्य पर और उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर चर्चा करते हैं। ठीक है। दूसरा उनका जो क्रम होता है, इसमें हमें कवि सम्मेलन रख लेते हैं, क्योंकि बिस्मिल जी स्वयं कवि थे, बिल्कुल अच्छे शायर थे। और फिर उसमें एक सम्मान समारोह रखते हैं, जिसमें अलग अलग विधाओं के, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग, हमारे जो संस्था संघर्षी लोग हैं, संस्था के जो लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिन्हें अनुशंसित करते हैं, या कोई और विद्वान व्यक्ति अनुशंसा आती है, उन्हें हम जो सम्मानित करते हैं। हमको ऐसी राशि तो नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे संसाधन सम्मान की कोई राशि से लेकिन हमने साल फल और मान पत्र दे करके बड़ी निष्पक्षता के साथ कि इस व्यक्ति का भी जो है समाज में, साहित्य में, शिक्षा में, कला में, संस्कृति में योगदान है, उस अवदान को रेखांकित करने के लिए हम प्रतिवर्ष कर रहे हैं, और लगभग 2003 से प्रारंभ करके 2026 में आ चुके हैं। इस वर्ष भी हमने 18-19 दिसंबर को कार्यक्रम किया था, करते आ रहे हैं, और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी करते रहेंगे। साहित्य गुटबाजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आमतौर पर जो देखने में आती है,
अभी हालांकि आप किसी गुट में शामिल नहीं आपका है, ये मुझे पक्का पता आपका है। प्रश्न ऐसा है, इसका जवाब मैं यूँ दूंगा कि अभी पिछले दिनों जी दिल्ली में एक रायपुर महोत्सव हुआ। रायपुर में महोत्सव को लेकर के हाँ, एक कार्यक्रम किया, छत्तीसगढ़ सरकार के सौजन्य से हुआ जी, जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। जी जी वहाँ देश के एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार अनंत विजय जी, मैं नाम जी ले जी रहा हूँ, बिल्कुल। कैमरा कर हाँ रहा हाँ, हूँ। दैनिक जागरण वगैरह बड़े अच्छा अनंत विजय जी संघ के बड़े जो हाँ, है हाँ। विचारक हैं। हम्म, यही प्रश्न उनसे पूछा है एक हम्म, पत्रकार ने कि साहब जो है ये जो आयोजन होने जा रहे हैं, इनमें पुराने वाले गुटबाज साहित्यकार ही रहेंगे या कुछ नए लोगों के लिए भी कुछ संभावना है। जी उन्होंने छूटते ही कहा है कि आपको इन गुटबाजों से बहुत दिक्कत हो रही तो अपना गुट बना लीजिए। हाँ कहने का आशय यह है कि साहित्य की स्थिति वो दलदल वाली हो गई है कि बिना गुट के आप यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर सकते। समान विचार वाले लोग एक जगह हो जाते हैं। जैसे मैं किसी गुटबाजी में नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ भी तो वही लोग जुड़े जो क्रांति से कहीं प्रेरित हैं। बिल्कुल। मेरा गुट क्रांति का गुट है। विश्व फाउंडेशन हो गया या आपको नारायणी फाउंडेशन हो गया, इसमें वही लोग हैं जो क्रांति से हैं। अब सत्य का भी तो एक गुट है, बिल्कुल, है ना। तो जब मेरे साथ 4 5 6 7 जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो ईमानदार लोग जुड़े हैं, तो ईमानदार लोगों का भी गुट है। यानी बिना एकत्रित हुए, एक विचारधारा के, हाँ, समानता एक विचारधारा के आए बिना आप साहित्य का जीवन में किसी भी क्षेत्र में जो है सफल नहीं हो सकते। वो समय की आवश्यकता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ विकल जी कहा करते थे, अकेला चना भाड़ भले न फोड़ सकता हो पर भड़भूजा की आंख जरूर फोड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी अपनी जगह है, लेकिन ये तथ्य है साहित्य में गुटबाजी है और गुट आपको तय करना है। बिल्कुल, आपको तय करना है कि आप कविता की, साहित्य की बात करते हैं या राजनीति की बात करते हैं। और हमेशा दो तरीके के लोग रहे हैं, कुछ मास के लोग रहे हैं, कुछ क्लास के लोग रहे हैं। तो अगर आप मास के साथ जाना चाहते हैं, संख्या के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको अलग तरीके का गुट बनाना पड़ेगा। अगर आप क्लास का जाना चाहते हैं तो अपना अलग तरीके का समुदाय या गुट बनाना पड़ेगा। तो बनाना जरूर गुट के बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? अकेले लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। तो ऐसे में आपको संख्या बल तो चाहिए। और जब बुरे लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो भले लोग इकट्ठे क्यों ना हो। इसलिए गुटबाजी एक सत्य है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और मेरा तो एक कहना है कि अच्छे लोगों को भी अपना गुट बनाना चाहिए। बिल्कुल सहमत। दूसरा, अभी मैं बड़ा एक और सवाल कह रहा हूँ कि इतने सारा जो आपका साहित्य है गद्य में और पद्य में, और जिस तरह से आपका मैं कहूँगा क्रांतिकारी और विद्रोही साहित्य है, मैं जरूर कहूँगा विद्रोही साहित्य है या क्रांतिकारी साहित्य है, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? आजकल तो सारा समय साहित्य शब्द तक ले रहा है। और इसमें एक संपादकीय आप पढ़ते ही हैं। तो उसमें कोशिश रहती है कि समय के प्रश्नों को लक्षित किया जाए, उन पर अपनी राय रखी जाए। साथ ही असभ्यता के आक्रमण का अगला जो है दूसरा जो अंक है, आक्रमण जारी है, शीर्षक से मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया है। कुछ मैंने 1-2 चैप्टर लिखे भी हैं, लेकिन इसके अलावा कविताएं लिखी जा रही हैं। मेरा अगला गीत संग्रह जल्दी आने वाला है कि केवल गीत पढ़े जाएंगे। मैं आज आपके सामने बात जो है इसका खुलासा कर रहा हूँ। मेरे अगले गीत संग्रह का शीर्षक है केवल गीत पढ़े जाएंगे। अब देखिए, मैं अंगार लिखता हूँ से लेकर के केवल गीत पढ़े जाएंगे तक की यात्रा पूरी हो रही है। जहाँ मैंने इस कविता में मैंने कहा कि मैं गीत नहीं लिख पाता हूँ, मैं केवल गीत ही लिखने की बात कर रहा हूँ। तो देखने में एक बड़ा ही काजा विरोधाभास लगेगा, लेकिन इस विरोधाभास के भीतर भी कहीं कोई साम्य है। बिल्कुल, शीर्षक भी आकर्षित करता है। तो बस यही 2 चीज़ों पे काम चल रहा है। 2 क्या कहिए 3 चीज़ों पे काम है। और प्रकाशन का भी काम आप जानते हैं कि हमारे विस्मिल फाउंडेशन ने अभी प्रकाशन प्रारंभ किया है। तो ब्रह्मदेव शर्मा जी हमारे समय के बड़े रचनाकार हैं, उनका कविता संग्रह सूली पर चढ़ा मन अभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। इसी क्रम में 2-3 पुस्तकें और आने वाली हैं। साथ ही अपनी आजीविका की व्यस्तताएं तो अपनी जगह हैं ही। बिल्कुल, जो भी समय मिल पाता है। इसी बीच पति जी 2 छोटे सवाल होते हैं। जी। चूँकि माँ सरस्वती की कृपा से और आपके संघर्ष से, आपकी मेहनत से आपको भारत के हिंदू साहित्यकार में आपका अपना स्थान है। मैं किसी से कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, आपका अपना स्थान है। यह आपका संघर्ष है, आपकी कलम है, आपकी सोच है, आपकी विद्वता है। सवाल बड़ा थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। जी, स्वागत है। आप अपने कुछ चुनिंदा साहित्यकार बताएं जिससे आप जीवन में प्रभावित रहे।
या हैं? मैं इस बात का कोई सीधा जवाब तो नहीं दूंगा, हाँ बल्कि उपेंद्रनाथ अष्ट जी ने एक स्थान हाँ पे लिखा है। जी उन्होंने लिखा है कि साहित्यकार को कभी बहुत पास से नहीं देखना चाहिए। जी होता क्या है कि जो हम किसी का साहित्य पढ़ते हैं, आप प्रेमचंद को पढ़ें, जी तो जो प्रेमचंद की छवि आपके मन में बनेगी हम्म वो बहुत बड़ी होगी। बिल्कुल। लेकिन जब उनके पास से जाके उनके जीवन को देखेंगे तो कहीं दरक जाएगी। विवाह के प्रसंगों को देखेंगे। जैसे ही आप धर्मवीर भारती का उपन्यास पढ़ें, उनके साहित्य को पढ़ें, उन्होंने खूब लिखा है, हाँ लेकिन उनके निजी जीवन को देखें बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो आदर्श और यथार्थ का जो अंतर होता है, उस वजह से अब होता क्या है कि मैंने कई साहित्यकारों को, उसके साहित्य को और उनके निजी आचरण को भी बहुत पास से देख लिया है। तो वर्तमान समय में जो साहित्यकार हैं, मैं उनमें से किसी से भी प्रभावित नहीं। हाँ, अगर वैसे कहा जाए तो विष्णु प्रभाकर जी थे। विष्णु प्रभाकर जी का सादगी भरा जीवन देखा है। आवारा मसीहा जी, आवारा मसीहा के अलावा जब मैं बिस्मिल फाउंडेशन को, बिस्मिल जी पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो वो पीतमपुरा में रहा करते थे उन दिनों। तो उनके घर पे गया साक्षात्कार के लिए, तो बड़ी सहज भाव से, इतना बड़ा देश का रचनाकार और इतने सहज भाव से वो बैठ करके उन्होंने जो है कुछ चीज़ें जो उन्हें ज्ञात नहीं भी थी बिस्मिल जी के बारे में, हम लोगों से पूछ ली, जब इतना बड़ा आदमी पूछ रहा है, और उन्होंने बड़ी बहुत अच्छा बोला उसमें। तो आजकल बड़ी जगहों पर, बड़े पदों पर बहुत छोटे लोग बैठ गए हैं, है ना। बहुत बहुत बारीक बात कह रहे हैं आप, विवादित बात है कि बड़ी जगहों पर छोटे लोग बैठे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कविता आपको सुना दूं, मैं तो उसमें छत को भी सुनूंगा, वो ये बात कवर हो जाएगी जो आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे इसमें जो मेरा कविता संग्रह है, बस थोड़ा आशीष चाहिए। जी जी, उसकी रचना है एक। जी बिल्कुल। कि उसमें मैंने बात कही है कि आपको लग रहा होगा कि जब मैं कहता हूँ कि मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ, तो क्यों कहता हूँ। देखिए, इसमें एक मेरी कविता है कि नाप तोल कर नहीं लिखे हैं। हाँ। इसमें जो पंक्ति है, मुझे लगता है गीत ही पढ़ देता हूँ, वो बंद आ जाएगा, वो चरण आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो मैंगार लिखता हूँ से अपनी बात प्रारंभ की थी, और अब केवल गीत पढ़े जाएंगे तक आ गया हूँ, यानी कहीं अभी तो और भी सफर से अंगार से लेकर के श्रृंगार तक भी आया हूँ जी। तो इनमें कविताओं पे आप कह सकते हैं कि छायावादी प्रभाव भी है और एक तरफ ओज तेज है। तो उस बात को इस गीत में कहा है। जी जी जी, पढ़िए। कि छायावादी या उन्मादी नाप तोल कर नहीं लिखे हैं, छायावादी या उन्मादी नाप तोल कर नहीं लिखे हैं, मेरे अक्षर मेरे जैसे, जैसे हैं वैसे ही दिखे हैं। बिल्कुल। छप जाऊं स्वर्णिम पृष्ठों में या शिखरों से गाया जाऊं, सत्ता से सम्मानित जन की संगत में मैं पाया जाऊं, विस्तृत जीवन नभ में ऐसे यश के बादल नहीं दिखे हैं, छायावादी या उन्मादी नाप तोल कर नहीं लिखे हैं। और आप भी लंबे समय से इस महानगर में हैं जी, तो महानगर का जीवन कैसा है जी? कि नगरों की सड़कों सा जीवन, नगरों की सड़कों सा जीवन दूषित और जाम रहता है, नगरों की सड़कों सा जीवन दूषित और जाम रहता है, यदा कदा होता विशिष्ट यह वैसे तो ये आम रहता है, चकमा देकर आग निकलने बाल पैतरे नहीं सीखे हैं, छायावादी या उन्मादी नाप तोल कर नहीं लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उपलब्धियां हासिल होने के अवसर नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन समझौतावादी नहीं रहे ना, कि सोचा चाहा कोशिश भी की, महानगर पर रास न आया, सब कुछ पा सकता था लेकिन इन हाथों में कुछ न आया, किंचित है अफसोस मगर संतोष भी है, हम नहीं बिके हैं, मेरे अक्षर मेरे जैसे, जैसे हैं वैसे ही दिखे हैं। बिल्कुल। तो देने वालों को क्यों कोसूं, देने वालों को क्यों कोसूं, मैं ही शायद पात्र नहीं था, जिसको स्वर्ण पदक बटने थे उस कक्षा का छात्र नहीं था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जिसको स्वर्ण पदक बटने थे उस कक्षा का छात्र नहीं था। सबको थी आपत्ति, सबको थी आपत्ति की उत्तर शीश झुकाकर नहीं लिखे हैं, मेरे अक्षर मेरे जैसे। और वो पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत कहा गया है। जी जी। ये अगर आप तो किसी को ही स्वीकार कर रहे हैं, तब मैं कहता हूँ कि ऐसी मंशा नहीं दर्प से सबको खारिज करता जाऊं, ऐसी मंशा नहीं दर्प से सबको खारिज करता जाऊं, लेकिन कोई तो प्रतिमा हो जिसके आगे शीश झुकाऊं, अहो स्वरूपम अधोन्यम, शोर मचाते झुंड दिखे हैं, मेरे अक्षर मेरे जैसे।
नाप तोल कर नहीं लिखे हैं। बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बहुत कहने का सुंदर। आशय ये है कि जी। ये कम से कम दिल्ली जैसे महानगरों में जो साहित्यकार हैं, हम्म, मैं तो साहित्य की बात करूंगा, हाँ, अलग क्षेत्रों में भी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ एक दूसरे को प्रोजेक्ट करके ही लोग बड़े बने हुए हैं। लोग वस्तुतः उतने बड़े हैं नहीं जितने बड़े दर्शाए जा रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी मैं बहुत, चाहे वो कविता हो चाहे गद्य हो, क्योंकि मैंने गद्यकारों को बहुत करीब से देखा है और उनका आचरण उनके या उनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व से मेल नहीं खाता है। तो इसलिए रचनाकारों में अगर बड़े रचनाकारों की बात करें तो मुझे तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से बड़ा रचनाकार कोई दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि 11 वर्ष जिसने अपनी क्रांति को दी हो, 11 ही पुस्तकें लिखी हुई हो, बिल्कुल, तो उससे बड़ा रचनाकार क्या होगा। और वर्तमान पीढ़ी में कोई ऐसा कद्दावर रचनाकार मुझे कम से कम किसी भी विधा में नहीं दिखाई पड़ता। चलिए, अब देश के जो युवा रचनाकार हैं, जी जी, जो लिखने का जो प्रयास कर रहे हैं या छपने का प्रयास कर रहे हैं, जो नई कलम है, जी जी, उनके बारे में आपका क्या संदेश है? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नए रचनाकारों में बड़ी ऊर्जा है और गीतकार बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं इस समय जी। मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है, मैं कह सकता हूँ मेरे से कहीं ज़्यादा समझदार पीढ़ी है। और चाहे फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया को आप देखें या गीत संग्रह देखें, बहुत अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं। मेरी एक ही जो है पीढ़ी से, इस पूरी पीढ़ी से गुजारिश है जी कि आप तात्कालिक सफलता के लिए छोटे समझौते ना करें, क्योंकि कुछ नाम ऐसे बन गए हैं मार्केटिंग की बदौलत जो बहुत ज़्यादा चमक दमक है जिनमें, और आज विशेषकर कविता में हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। लेकिन वो जो बन गए हैं वो उनकी कविता की वजह से नहीं बने हैं, उनकी अपनी राजनीति है, रणनीति है, मार्केटिंग है। और मार्केटिंग और रणनीति हर रचनाकार प्रतिभा संपन्न व्यक्ति नहीं अपना सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कविता और साहित्य साधना का विषय है, इसे छोटी छोटी सफलताओं का साधन मत बनाइए। बढ़िया। आपको जो है अगर कविता लिखनी है, कविता क्या है, कविता तो आत्मसंतुष्टि के लिए, समाज को कुछ दिशा दिखाने के लिए की जाती है। बहुत सारे व्यवसाय हैं, अगर आप धन ही कमाना चाहते हैं तो किसी भी माध्यम से कमा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर धन कमाने के लिए साहित्य में आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप गलत रास्ते पर हैं। अगर साधना करने का मन हो, अपने आप को तराशने की का जो है आपको अंदर कहा जाए जज्बा हो और लगातार हो, ये एक दिन का संघर्ष नहीं है कि आपको एक बार पैकेज मिल गया और उसके बाद आप निश्चिंत हो गए। आजीवन और अनवरत चलने वाला है। हो सकता है आपका मूल्यांकन पूरे जीवन ना हो, बिल्कुल, लेकिन कबीर का मूल्यांकन उसके जाने के 500 वर्ष बाद 500 वर्ष बाद। तो आप कबीर बनना चाहते हैं या फिर जो है हाँ जो आजकल वर्तमान है बने हुए उनके जैसा बनना चाहते हैं। आप जो है बुनियाद का पत्थर बनने की अगर आप में क्षमता हो तो आपके यश का महल भी एक दिन खड़ा होगा। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है कि मैं तुरंत ही कुछ बन जाना है तो आप साहित्य ना की दुनिया में ना आए, कविता कहानी गद्य ना लिखें, कुछ और कर लें, देश में बड़ी कृपा होगी। जी जी। हर तीसरे दिन जो है एक नए कवि का उदय होता है और धूमकेतु की तरह चमकता है और फिर कहाँ गायब हो जाता है, आप देख ही रहे हैं। और आपको मैं पिछले 20-25 वर्षों से देख रहा हूँ, आप भी अपनी स्थिति को वैसे ही मेंटेन किए हुए हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी आप देख रहे हैं, 25-30 वर्षों से अपनी गति से चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यह साधना है और इस साधना को जारी रखने का जज्बा है जिन लोगों में, उनके लिए ही साहित्य का है। अन्यथा जो है धन कमाने के तो बहुत सारे अन्य जरिए भी हो सकते हैं। जी धन्यवाद। आज देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय अरविंद पथिक जी से हमने इस रूबरू चैनल के लिए बात की। बहुत ही ओजस्वीपूर्ण और बौद्धिक साक्षात्कार हुआ। मुझे लगता है कि नई फसल के लिए, नई फसल का तात्पर्य मेरा है कि नए साहित्य में आने जाने वाले लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से ये साक्षात्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और एक साहित्यकार की यात्रा को आप जानेंगे कि एक साहित्यकार शाहजहाँपुर के एक छोटे से गांव से चलकर देश की राजधानी दिल्ली तक कैसे अपना मुकाम खड़ा करता है और कैसे अपना आप को खड़ा करता है बिना किसी बैसाखी के। मैं अगली कड़ी में पुनः एक बार किसी अन्य शख्सियत के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।